जो हमारी नीड है। ठीक है, जैसे विधायिका, विधायिका की बात करें अगर, तो बेसिक तौर पे आप विधायिका को, जब हमारी संसद की बात करोगे आप, तो क्या क्या चीजें आप बता सकते हो? पहला, कि उसके सदस्य जो होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं, जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, यानी कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, और लोकतांत्रिक सरकार बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्योंकि कार्यपालिका किसके, अगर कहें तो वो होती है, मतलब अगर कहें तो मतलब किसके अधीन होती है एक तरीके से, तो वो आ जाएगी विधायिका के प्रति जिम्मेदार होने की बात जब आप करते हो, तो वहां पे वो बात आप कहते हो। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन भी एक किया था कि विधायिका के प्रति, यानी संसद के प्रति जो है कार्यपालिका जिम्मेदार होती है। जब संसद टर्म आएगा तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, वहां लोकसभा भी है। तो उस सर्कल के हिसाब से अगर आप अच्छा। जाओगे तो लोकसभा उसमें शामिल है, इसलिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार मानी जाती है। ठीक है, और इसकी कार्यप्रणाली और महत्व किस तरीके से चीजें हैं वो भी हम यहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, यानी कि कार्यप्रणाली और इसका महत्व आपको आगे देखने के बाद हम कर लेंगे। अब संसद क्यों आपको चाहिए? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे अंदर आना चाहिए। तो संसद क्या है कि, तो कानून बनाने वाली संस्था से बढ़ करके, क्योंकि केवल कानून नहीं बनाता, जिन्होंने भी अगर वो ऑडियो सुना होगा तो उनको ये बात क्लियर हो जाएगी कि संसद की बात जब हम कर रहे थे तो केवल हम जब विधायिका शब्द लेते हैं तो वहां पे हम कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, कि विधि निर्माण ही केवल होगा। सामान्य परिभाषा में हम देते भी यही है, राइट, कि विधि निर्माण करने वाली संस्था। क्लियर, लेकिन उसमें कुछ ठीक और है। भी चीजें हैं, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का वो केंद्र होती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ न्यायिक कार्य भी कर रही है, अर्ध न्यायिक कार्य भी करती है, तो कुछ जो है वो जनता की तरफ से जो है कार्यपालिका को अपनी जवाबदेही की का जो प्रभाव है उसका उपयोग करके कार्यपालिका पे नियंत्रण लेके आ जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये कार्य करने की जो सरकार की जो क्षमता है उस पे भी नियंत्रण कर लेती है। यानी कि वाद विवाद जो होता है का खुला मंच एक प्रोवाइड करा देगी, जिससे सही और गलत के बीच का जो भेद है वो स्पष्ट हो जाएगा। और जितना ज्यादा इस तरीके की चर्चाएं होंगी, उतनी ही ज्यादा लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती की बात आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा, पहलगाम हमले के बाद जो है सरकार ने कुछ समय के बाद जो है, हम कह सकते हैं कि जब आक्रमण किया, हमला किया, हमले करने के बाद जो विद इन 4 डेज जो है हमने अचानक से जो है फिर से जो है मतलब कहा कि भाई हम युद्ध नहीं कर रहे हैं और हम इसको बंद कर रहे हैं, दोनों देशों ने कहा। तो इसके पीछे के रीजन जानने की बात भी कहीं ना कहीं ये आई, क्योंकि ट्रम्प के द्वारा वो स्टेटमेंट दिया जाना एक बड़ी बात थी। तो ट्रम्प ने जब ये बात हमसे पहले डिक्लेयर कर दिया कि जो है सीज फायर हो गया है, इसका मतलब है कि वो प्रभाव दिखा रहा था। अगर हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं तो इसका मतलब है हमारी सरकार के द्वारा जो निर्णय होना चाहिए, तो पहले हमें पता चलना चाहिए था, फिर दूसरों या दूसरे के द्वारा उसकी बात कही जानी चाहिए थी, हमें वो बताना जरूरी था। ठीक है, तो वो चीजें हम वहां पे रखते हैं। तो कई बार ये जो चर्चाएं हो रही है, जैसे अभी राफेल को लेकर के, या फिर जो मिलिट्री ऑफिसर थे जिन्होंने सिंगापुर में जाकर के कुछ चीजें ऐसी बोली थी कि हमने कुछ खोए हैं, तो ये चीजें हमारी जुड़ाव में रहेंगी, तो उनको आपको जोड़ के रखना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो वास्तविक जो प्रतिनिधित्व है तो उसका आधार बना देती है संसद। क्यों? क्योंकि इसमें लोकसभा जो है सीधे जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों की बात करती है, वहीं राज्यसभा जो है हमें प्रोवाइड कराती है प्रतिनिधित्व जो है राज्यों का। और राज्यों के साथ साथ जो है हमारे यहाँ जो खास करके जो विविधता है, उसमें कई ऐसे समूह भी हैं जिनका सीधे सीधे जो है प्रत्यक्ष तौर पे प्रभाव नहीं आता, लेकिन विधायिका में, राज्य की विधायिका में क्या होता है कि छोटी सीटें हो जाती हैं, यानी कि छोटी जनसंख्या पे, छोटे क्षेत्र पे हो जाता है सीमांकन। तो वहां पे जो जनता चुनी जा रही है, ठीक है, वहां पे जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो ज्यादा व्यापक प्रभाव रखते हैं, यानी ज्यादा व्यापक हो जाता है उनका अपना कम्युनिटी से जुड़ा। अब उनके द्वारा कभी जब राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनकी बातों का भी कहीं ना कहीं पुट आएगा। ये बात भी आपको वहां पे समझनी होगी। साथ में जो राज्यसभा है उनमें मनोनयन भी होता है, तो मनोनयन कुछ विशेष कैटेगरी में होता है। किन किन कैटेगरी में होता है, कोई बता सकता है? सर, शिक्षा, हम्म। व्याख्याता या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई हो, प्लस गेम्स से रिलेटेड। हम्म, 4 कैटेगरी है, राइट? यस सर। याद है? अनुराग, अगर आप गौर से देखोगे तो हम इसको दिखाते हैं, ठीक है? साहित्य विज्ञान कला और सामान्य सेवा। ठीक है। दिख रहा है कि 4 कैटेगरी: यस सर। साहित्य, विज्ञान, हम्म। कला और समाज सेवा। तो एकदम क्लियर रहिए, यही कैटेगरीज हैं जिनके आधार पे मनोनीत सदस्यों को हमारी विधायिका यानी कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। क्लियर? क्लियर है? यस। कोई कंफ्यूजन? यस सर। ठीक है, फिर हम ऊपर आते हैं। तो हाँ सर। थोड़ा सा आप लोगों को ये पीडीएफ भी मैंने प्रोवाइड करा है, तो इससे आपको इजी हो जाएगा। अब इसमें जो है सरकार
के खिलाफ संसद क्यों चाहिए? तो सरकार, अगर हम सीधे सरकार को चुनने की बात करें तो भारत में लोकतंत्र की स्थापना के समय हमने अध्यक्षात्मक प्रणाली की भी चर्चा संविधान सभा में सुनी है, तो वहां पे हुई है। तो उस व्यवस्था के बारे में ये बात स्पष्ट तौर पे कही गई कि चूंकि हम संसदीय प्रणाली से कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से जो है हम जानकारी रखते हैं, उसकी जानकारी है हमें, और दूसरी तरफ जो है हमारे यहाँ भी लोकतांत्रिक जड़ें उतनी मजबूत नहीं है, यानी कि जनता उस तरीके से प्रभावी अगर कहें तो अध्यक्षात्मक प्रणाली को लेकर के संशय उत्पन्न हो सकता है, या फिर एक व्यक्ति का प्रभाव बढ़ सकता है जिससे तानाशाही का प्रभाव दिख सकता है। ठीक है, और ये सी हमें उस समय प्रभावी तौर पे दिख रहा था। तो इस वजह से जो है हमने संसदीय प्रणाली का चुनाव किया, जिसमें सरकार को चुनने और बर्खास्त करने दोनों का अधिकार जो है एक तरीके से विधायिका के पास है, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने की जो हम बात करते हैं वो बात यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, ये बता सकते हो कोई भी आपके, हमने द्विसदनीय व्यवस्थापिका या विधायिका क्यों ली है? हाँ, हमारे सर संविधान जी सभा। सर। हम्म। क्यों? सर इसका मतलब इसलिए दो भी सदन लिए गए हैं, माइक ऑन है। हम्म। कि सबसे पहले कि सभी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, क्योंकि हमारा देश विविधता से भरा हुआ है, पहली बात। और दूसरा इसमें कि एक डिसीजन किसी एक सदन ने ले लिया तो वो डिसीजन निर्णय होंगे तो वो सुनिश्चित होगा कि कुछ गलत नहीं है। अगर कुछ गलत होगा तो वो रोक दिया जाएगा, तो एक निर्णय को दो बार दोहराव हो जाएगा। चलो बढ़िया है। तो दो चीजें के कारण हमने अगर महत्वपूर्ण तौर पे देखें तो पहला कि प्रतिनिधित्व, ठीक है, हमने प्रतिनिधित्व की बात की कि पहला प्रतिनिधित्व बढ़ जाए, ठीक है। दूसरा, चूक को रोकना, यानी कि विधि निर्माण में किसी भी तरीके की समस्या ना आए, उसको क्रॉस चेक किया जा सके, इसलिए हमने द्विसदनात्मक व्यवस्था को लाया है। अब प्रतिनिधित्व की बात करें तो जनता का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, और साथ में इसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व की भी बात हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे संसदीय प्रणाली में हमने द्विसदनात्मक विधायिका को चुना है, और इसमें पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो इन दोनों के काम के बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे बता सकते हो कि कौन सा इसमें उच्च सदन है और कौन सा निम्न सदन? लोकसभा से निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। और क्यों ये नाम पड़ा है? हम क्यों कहते हैं कि राज्यसभा उच्च हम्म, सदन है और लोकसभा निम्न सदन? ये सर मैं क्लियर नहीं है, हो सकता एनीवन? सर ब्रिटेन से प्रभावित है। जैसे ब्रिटेन में से लॉर्ड्स लॉर्ड्स से हो गया है राज्यसभा, और फिर जो जनता का सदन है वो निम्न सदन है। ठीक है। बेसिकली ये परंपरा, चूंकि हमने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को लिया है तो वहीं से ये चीज चली आ रही है कि राज्यसभा, वहां पे जो लॉर्ड्स का जो सभा है उसको उच्च सदन के तौर पे माना जाता है, कभी उसके पास ज्यादा पावर रहती रही है। ठीक है, एक समय था कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, तो उसी वजह से उसको उच्च सदन बोला जाता रहा। और लेकिन जो हम कहें कि वहाँ की जो लोकल अगर कहें तो सिटीजन्स की जो असेंबली थी, वहां पे नागरिकों से जुड़ा हुआ जो सभा था, उसको लेकर के यही था कि वो निम्न सदन है, उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता था आरंभ में। लेकिन धीरे धीरे जैसे डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट वहां पे होता चला गया, वैसे ही निम्न सदन का प्रभाव बढ़ता चला गया, वहां से चुने हुए प्रतिनिधि सरकार फॉर्म करने लगे, और राज्यसभा के यानी कि लॉर्ड सभा की जो अधिकारिता की बात करें वो थोड़ी कम होने लगी थी। एक बात और ध्यान रखिएगा, लॉर्ड सभा को न्यायिक अधिकार ज्यादा है वहां पे, ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका जो है, न्यायिक शक्तियां भी जो है कहीं ना कहीं विधायिका से जुड़ी हुई है ब्रिटेन में, तो वहां पे लॉर्ड सभा के पास जो है विधायिक तौर पे न्यायिक शक्तियां ज्यादा रखते हैं वो, यानी कि विधायिका का अंग होने के बाद भी वो लोअर जो वहां पे असेंबली है उससे ज्यादा उसके पास पावर है। क्लियर? ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे राज्यों को विकल्प की बात की गई कि राज्यों के पास विकल्प हो जाता है, यानी कि जो राज्यों को अपनी बात रखनी, चूंकि निम्न सदन यानी लोकसभा में प्रतिनिधि सीधे चुने जाते हैं क्षेत्र से, तो वो राज्य की बात करने की बजाय केंद्रीय तत्वों पे ज्यादा फोकस करेगी। तो राज्यों के पास जो है ना अपनी बात रखने के लिए राज्यसभा जैसा एक सदन होना जरूरी है, जो संघीय ढांचे को मजबूती में या मजबूत बनाए रख सके। क्लियर? थर्ड थिंग, जो विविधता वाली बात हमने आरंभ में की थी कि विविधता है उसको जो है और ज्यादा हम आसानी से इसके साथ जो है जोड़ पाते हैं, यानी कि उसका प्रभाव हम बढ़ा सकते हैं कि राज्यसभा में भी हम उन प्रतिनिधियों को चुन के ला सकते हैं जो माइनॉरिटीज से आती हैं, ठीक है, या फिर अन्य सेक्टर से आती हैं जिनका होना जरूरी है, जिससे विधि निर्माण की प्रक्रिया हमारी क्लियर रहे। इसके बाद जो है पुनर्विचार वाला लाभ हमने समझ ही लिया है। अब यहाँ पे चूंकि हमने विधायिका की बात की है तो हमने अभी संसद की बात करी, लेकिन
राज्यों की बात आपको करनी जरूरी है। राज्यों में भी जो है, अगर कहें विधानमंडल में जो है दो तरीके के जो है सदन बनाने की परंपरा हो सकती है या हो बनाया जा सकता है। क्लियर। पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। लेकिन हम इसको अगर उच्च सदन और निम्न सदन के तौर पे ले जाएंगे तो विधान परिषद और फिर होगा विधानसभा। ठीक है। लेकिन संविधान में ये व्यवस्था या छूट दी गई है कि राज्य चाहे तो वो विधान परिषद का गठन कर सकते हैं या फिर नहीं चाहते हैं तो वो विधान परिषद का गठन नहीं करेंगे, उनकी इच्छा पे निर्भर है। और इसके लिए उन्हें एक प्रस्ताव पारित करके संघ को भेजना होता है, उसके बाद जो उसका विधान परिषद का गठन होता है। तो हमारे यहाँ अभी कुल जो अगर बात करें तो विधान परिषद वाले राज्यों का आप नाम देख रहे हो, जैसे आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। क्लियर। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले था लेकिन अब वो yes, नहीं है, अब वो राज्य नहीं है, वो यूटी बन गया, तो वहां पे एक विधायी सदन की बात हो रही है, यानी उसके गठन के लिए गठन किया गया है। ये चीज क्लियर रहेंगे अब। ठीक है। यहां तक क्लियर। जी सर। यस सर। यस सर जी। ठीक है। अब राज्यसभा की बात करो तो जरा राज्यसभा के बारे में आप लोग बता सकते हो मुझे। सबसे पहले राज्यसभा जो उच्च सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है पहली बार। दूसरी बात, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है और हर एक एक सदस्य हर 2 वर्ष में 2 वर्ष में सेवा रिटायर्ड होते हैं। तीसरी बात, मनोनीत सदस्य होते हैं 12। चौथी बात, राज्यों के राज्य सूची पर विषय बनाने के लिए जो पावर है वो राज्यसभा को लोकसभा के कंपेयर में। ठीक है। यहाँ पे मुझे दो और चीजें इसके जाननी सदस्यों है। का चुनाव। ठीक है। इस पे ठीक है। मुझे दो चीजें आप लोगों से जाननी है। पहला, अगर मैं बात करूं कि जैसे जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि वहां पे प्रत्यक्ष निर्वाचन तो है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसा है, कुछ बता सकते हो? क्योंकि सर राज्य की जनता पहले विधायकों को चुनती है और फिर विधायक को राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं इसलिए। ठीक है। तो इसमें कैसे सीटों का आवंटन समान है राज्यों के लिए या फिर अलग अलग है? सर अलग नहीं सर, अलग है। अलग अलग है। ठीक है। किस आधार पर अलग किया गया है इसको? सर जनसंख्या के आधार। ठीक है, राज्यों की जनसंख्या, यानी उस राज्य की जनसंख्या कितनी है उसके अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया है। क्लियर। ठीक है। यस अब सर। यहाँ पे यस सर। अगर हम बात करें तो प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत वहां पे दिया गया है, दो सिद्धांतों की बात की गई है। एक समान प्रतिनिधित्व जो अमेरिकी मॉडल है, और दूसरा जो है जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व। हमने भारत में इसी को लिया है। कारण क्या है, कोई बता सकता है यस सर। क्यों हमने ये अडॉप्ट किया? अ, सर के अमेरिका कारण से। है हम्म। वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी नहीं, अविनाशी। और अमेरिका हाँ, अविनाशी राज्यों का। अविनाशी राज्यों अभी का। हम बोलते हैं अविनाशी संघ बोल रहे हैं, बट अगर आप थ्योरेटिकली जाओगे तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अमेरिकी क्रांति के बाद से ये अवधारणा टूट गई है कि उसका विनाश हो सकता है, वहां पे भी इसी तरीके की बात हो गई है। ठीक है। जी सर। दूसरा। और सर भारत में असमान प्रतिनिधित्व, क्योंकि यहाँ पे यूटीज भी है तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग से व्यवस्था दी गई है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। इसी ठीक है। परिप्रेक्ष्य भारतीय में संविधान सभा ने दो चीजों को आधार बनाया था, अगर आप यहाँ पे गौर करोगे तो दो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहला, असममित है हमारे राज्य। ठीक है। असिमेट्रिकल है, यानी कि एक जैसे नहीं है। दूसरी बात, कोई राज्य जो है किसी में जो है 10 लाख की जनसंख्या है तो किसी में जो है 10 करोड़ की जनसंख्या है। क्लियर। जनसंख्या भी अलग है। तीसरी चीज अगर आप यहां पे समझोगे, ना तो क्षेत्र में बराबर है ना ही जनसंख्या में। तीसरी चीज अगर आप समझोगे तो राज्यों द्वारा इसका गठन नहीं किया गया था। राज्यों द्वारा भारत संघ का गठन नहीं है। ठीक है। भारत संघ के द्वारा जो है इसका गठन किया गया है राज्यों का। तो राज्यों का जब गठन किया गया और क्षेत्रीय और जनसांख्यिकी आधार पे जो है असममितता है, यानी कि समानता नहीं है, तो फिर यहां पे हमने जनसंख्या के अनुपात में राज्यों को सीटों का आवंटन करना जो है ज्यादा श्रेयस्कर माना और इसको हमने अडॉप्ट किया। क्लियर।
ये दो तीन कारण जो है अच्छा। आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा। कल को कभी भी ये क्वेश्चंस में आता है तो उसके पीछे के आधार प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, और मेंस में तो आपको जो है प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की बात की जा सकती है कि समान प्रतिनिधित्व अमेरिकी मॉडल जो है क्यों उस तरीके से काम करता है और भारत में इसको क्यों नहीं लागू किया गया। तो आप यहाँ पे फिर इन चीजों को आप रखोगे, और संविधान सभा से जुड़ी हुई बातों को ध्यान में रखना है जो एनसीईआरटी में भी दिया गया है। अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने विधायिका वाला पढ़ा होगा तो गाडगिल का भी जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने संसदीय प्रणाली की बात की है वहां पे। और भी जो स्टेटमेंट्स आए हुए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। इससे अच्छा ये बताओ, यस राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों बनाया गया? क्योंकि सर उसके सर। जो मेंबर है एक साथ में रिटायर्ड, मतलब उनका कार्यकाल एक साथ में खत्म नहीं होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है इसलिए। क्यों, रीजन क्योंकि क्यों, क्यों किया गया ऐसा? दोनों सभाएं एक साथ भंग ना हो, कोई एक कार्यरत रहे, इसलिए इसलिए। ठीक है, विमी आपके हिसाब से कोई रीजन? सर इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे अध्यादेश या कोई इमरजेंसी पास की जाती है, तो कम से कम राज्यसभा के द्वारा वो पास कर दिया जाएगा बिल। वो काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए एक सदन को कंटिन्यूशन में रखा गया है। ठीक है, इसके पीछे का जो मुख्य रीजन हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी वही बताया है। बस यही चीज दिमाग में रखना कि कोई भी आपात स्थिति अगर आती है, ठीक है, आपात स्थिति आती है तो उस समय में एक सदन हमारा कार्यरत होगा। ठीक है, आपात स्थिति के लिए एक सदन कार्यरत होगा, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, चाहे वो जो है आर्थिक किसी संकट की हो, चाहे जो है आपातकाल जैसी व्यवस्थाओं को क्रॉस चेक करने की भी बात हो, या फिर किसी तरीके की विधि निर्माण की आवश्यकता हो तात्कालिक तौर पे। ठीक है, यद्यपि अध्यादेश की व्यवस्था है लेकिन फिर भी विधायिका के पास ये काम उपलब्ध है कि वो जो है इनको इनको अवेलेबल चीजों को करा सके। ठीक है, बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूं कि विधि निर्माण में दोनों सदनों का होना आवश्यक है, लेकिन क्रॉस चेक करने के लिए अस्थाई सदन जब रहेगा तो कोई अध्यादेश अगर उस समय पारित किया जा रहा है या लागू किया जा रहा है तो राज्यसभा जो है उस पे कोई प्रश्न पूछ सकती है या जो है वाद विवाद क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो इससे सरकार हर समय जो है कहीं ना कहीं जो है लोकतांत्रिक दबाव में रहेगी, यानी कि लोकतंत्र को बचाए रखने का कार्य करना पड़ेगा उसे। क्लियर, ये दो तीन पॉइंट्स हैं जहां पे अस्थाई सदन होने की बात को आवश्यक तौर पे जोड़ा गया कि भाई हमारा जो राज्यसभा यानी उच्च सदन होगा वो अस्थाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे अस्थाई होने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ब्रिटेन की तरह जो है लॉर्ड सभा में जैसे मेंबर्स को जो है एक बार लॉर्ड बना दिया गया, घोषित कर दिया गया, तो वो उस अस्थाई सदन का पार्ट हो जाता है जब तक कि उसकी कुछ कैटेगरीज में क्राइटेरियाज हैं जिनको वो जो है कहीं ना कहीं गलत ना कर दे या उसमें कुछ कमियां ना आ जाए। ठीक है, नहीं तो वो आजीवन होते हैं, जबकि हमारे यहाँ इसे 6 वर्ष रखा गया, और 6 वर्ष रखने के पीछे भी बहुत सिंपल सा कारण था कि एक तिहाई सदस्यों को एक समय अंतराल के बाद जो है हटाया जा सके और उनकी जगह पे नए सदस्यों का चुनाव किया जा सके। क्लियर, क्लियर है। अच्छा, ये हमने यस बात सर। किया था, मेरे ख्याल से हमने बात किया था कि अगर एक तिहाई सदस्य चुने जा रहे हैं, सपोज करो किसी राज्य में 6 सदस्यों को चुना जाना है, तो इनके चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि चुनाव के लिए कितना वोट माना जाएगा कि बेहतर है, वहां पे कितना वोट चाहिए? जी, एक से एक से ज्यादा सीटों के चुनाव के लिए मतलब कुल वैध मत इंटू 100 अपान भरे जाने वाले सदस्यों की संख्या +1 फिर टोटल का +1। ठीक है, विमे। ये फॉर्म। सर इसका मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन एमएलए से वो भाग लेते हैं अगर राज्यसभा के चुनाव में, उस स्टेट के। इसका सिंपल सा देखो, चूंकि वोटों की बात करें तो इनके जो अगर बात करेंगे तो अस्थायी सदन के जो सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं राज्यसभा के, अगर सपोज करो कि किसी राज्य में 6 सदस्यों को चुनना है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, और वहां पे टोटल, मैं एक इजी कैलकुलेशन के लिए ले रहा हूं कि आसान हो जाएगा, वहां पे कुल विधायिका में 120 सदस्य हैं। ठीक है, 120 सदस्य हैं। अब विधायिका में 120 सदस्य हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि मिनिमम अगर हम बात करें तो इस तरीके का होना चाहिए कि आसानी से उनको जो है चुना जा सके। ठीक है, क्लियर, यानी कि अब जो है यहाँ पे हमने जो अनुराग ने फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला यूज करते हैं और उसके आधार पे जो है इनका निर्वाचन किया जाता है। क्लियर। जी सर ठीक जी। है, यस। लोकसभा में इस प्रत्यक्ष निर्वाचन को क्यों रखा गया था, कोई बता सकता है? जी सर जी, क्योंकि जब प्रत्याशी डायरेक्ट जनता से चुने जाएंगे तो वो जनता के प्रति हम्म। उनका कर्तव्य होगा। जनता मतलब उनसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकती है, या फिर उन्हें अगर मतलब उनके अकॉर्डिंग कार्य ना करे तो फिर जनता उन्हें हटा सकती है।
ठीक है। यानी कि जो कार्यपालिका का चयन हम कर रहे थे संसदीय प्रणाली के थ्रू था, तो उसमें संसदीय प्रणाली में जवाबदेही बनाने के लिए जो है लोकसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना आवश्यक था। और यहीं पे हमने एक मतलब कहें तो माइलस्टोन जो है अपने लिए वहां पे खड़ा किया, जब हमने सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था आरंभ से ही रख दी। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है? सर सभी को मताधिकार दिया सभी को गया इस है। सभी को जी, का मतलब क्या है? मतलब तो बच्चों को गरीब भी? अमीर महिला पुरुष सब। और सभी स्थान और के लोग वयस्क थे। मताधिकार मतलब 18 साल से ऊपर ऐसा। लेकिन आरंभ में संविधान में क्या व्यवस्था थी? सर सर वो आरंभ एज में 21 नहीं था, आता। जो हाँ, घटा तो के ये बात 18 हो हमें गया। दिमाग में रखनी होगी कि संविधान के कौन सी सर? आरंभ से, जब संविधान बना उस समय जो है 21 वर्ष थी। जी लेकिन सर जी। आगे चल यस करके जो है सर। एक संशोधन के माध्यम से हमने क्या कर दिया, 18 उसे वर्ष कर 18 दिया। वर्ष कर दिया। कौन सा संशोधन है? सन अ, 61। 61। ठीक है। अनुराग, जी सर जी। यस सर। कब हुआ था? 89 में। ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग जब ये चीजें याद रखते हो तो इसके साथ थोड़ा सा ये वाली भी बात कि संविधान में जो वर्णन था वो 21 वर्ष का है। ठीक है, कि आरंभ में 21 वर्ष किया गया था, यानी कि संवैधानिक आधार पर इसको 21 वर्ष रखा गया था, फिर बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया कि ये 18 वर्ष होगा। क्लियर? चूंकि यहाँ जी सर। एक चीज और मुझे जानना है कि जो 543 एग्जैक्टली हमारा नंबर क्या है, और लोकसभा में कितना नंबर है, सीटें कितनी है? 550 है, लेकिन 545। वर्तमान 543 है। ठीक है। कारण? कारण सर जी, जैसे वो 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग सीटों को मतलब ऐसे खाली संख्या थी कि अगर जो बढ़ाए जाएं तो बढ़ सकते हैं, बट संशोधन के द्वारा ये सीमित कर दिया गया था कि हाँ मतलब इतना ही सीट है। फिर परिसीमन हुआ नहीं, परिसीमन हुआ होता तो ये सीटें भरी भी जा सकती थी। नहीं, 2002 में तो परिसीमन हुआ है ना। नहीं सर, दो अमेंडमेंट हजार के दो द्वारा के परिसीमन ने कर दिया। 26 का बोल परिसीमन दिया जो था ना हुआ था सर। उसमें ऐसा था कि जो जितने सीट थे उनमें जनसंख्या यस, के अकॉर्डिंग किया गया परिसीमन था, ना हुआ कि था, सीटों को ध्यान बढ़ाया रखना, गया था। परिसीमन हुआ था। लेकिन जनसंख्या का समायोजन जो है वैसा ही रखा गया जो 1971 में था, यानी सीटों में कोई बदलाव नहीं जी किया सर। गया। और उसी के आधार पे जनसंख्या को उन सीटों के साथ समन्वित कर दिया गया। सपोज करो कि कोई एक सीट है जहां पे जनसंख्या एक, कोई सीट है मान लेते हैं, ठीक है, क सीट मान लो, इजी हो जाएगा। क सीट पे जो 1971 में था 10 लाख की जनसंख्या थी। ठीक है। जो 2002 में आकर के, यानी 2001 की जनगणना के आधार पे लगभग लगभग 25 लाख हो गए। दो सीटों पे मान लेते हैं, एक ख सीट है, ठीक है, वहां पे उस टाइम पे 10 लाख थी। ठीक है। लेकिन यहां पे जनसंख्या केवल बढ़ी 15 लाख, किसी भी कारण से 15 लाख हुई। अब यही दो सीट अगर है तो मान लेते हैं इसको, 15 और 25 अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 लाख। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि ख से 5 लाख की जो जनसंख्या है वो क से वो ख में ले आनी होगी। ठीक है। तो इस तरीके का समायोजन किया गया, यानी कि जो है सीमांकन में बदलाव किया गया, लेकिन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है। क्लियर? जी सर जी। तो ये जनसंख्या का समायोजन थोड़ा सा आप लोग दिमाग में रखिएगा, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोकसभा को भंग किया जा सकता है जैसे वहां पे मैंने लिखा हुआ है, तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से आधार हैं जो जो लोकसभा को भंग करने की बात कर सकते हैं, या किस आधार पर लोकसभा भंग हो सकती है? सर लोकसभा संसद में अपना बहुमत खो दे। लोकसभा नहीं, सर, क्या सर जी? नहीं नहीं सर, वो कार्यपालिका। कार्यपालिका। कार्यपालिका, जी सर जी, कार्यपालिका सदन में अपना बहुमत खो दे तो भंग किया ठीक, जा सकता है। ठीक है, एक कंडीशन और कि अगर, और एक सर, गठबंधन की सरकार, मान लो सरकार नहीं बना पा रही, कम बहुमत है उसके पास में, मतलब बहुमत में सरकार नहीं है, तो भी सर भंग हो जाएगी जब प्रधानमंत्री। सर यहाँ एक पे बात जो मैं समझ में नहीं आई, कार्यपालिका लिख रहा हूँ वो प्रधानमंत्री। राजनीतिक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है। यानी कि सरकार जो हमारी है वो विश्वास खो दे। यस सर। सर ठीक है। अगर मान लो अकेला प्रधानमंत्री जाके राष्ट्रपति को बोल सकता है कि लोकसभा को भंग कर दी जाए, बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अकेले कोई भी बोल सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास वो राइट है कि वो अगर चाहे तो लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है। ये एक चीज हो गया। अगर प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, ठीक है, साथ में इसके साथ कई कंडीशन है, जोड़ लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देता है, साथ में अब जो है सरकार गठन करने के लिए जो है ना दल के पास जो है ना पर्याप्त संख्या नहीं है, वहां पे राष्ट्रपति
को अगर ऐसा भान होगा कि कोई सरकार गठित नहीं कर सकता है, तो फिर वो चुनाव के लिए जा सकता है और भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति के इस्तीफे के साथ कर सकता है। यानी प्रधानमंत्री इस्तीफा देते वक्त अगर कह दे, सलाह दे दे प्रधान राष्ट्रपति को कि भाई हम चाहते हैं कि अब ये भंग कर दिया जाए लोकसभा, तो भंग हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो ये दो कंडीशन बेसिकली मैं चाहता हूं कि आप लोग दिमाग में रखिएगा। पहला, कार्यपालिका विश्वास खो दे यानी अल्पमत में आ जाए, और उसके बाद कोई अन्य दल जो है दावा न करे सरकार बनाने का, तो राष्ट्रपति के पास एकमात्र उपाय रहेगा कि वो जो है लोकसभा को जो है भंग करे और उसके बाद जो है नए चुनाव चुनाव कराए। ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे देता है या मंत्रिपरिषद पूरी इस्तीफा दे देती है, और वो जो है राष्ट्रपति को ये सलाह देती है इस्तीफे से पहले कि आप जो है लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो लोकसभा भंग हो जाएगी और नए चुनाव होंगे। ऐसी कोई घटना जो आप लोगों को याद है? बस। पता है? याद तो नहीं कहूंगा, पता है क्या? अच्छा, सर अल्पमत का तो पता है सर, 1999 वाला, ठीक है, अटल बिहारी 1999 वाला। वाजपेयी और का। अब जो है दूसरा वाला जो मैं बता रहा हूँ वो आप 2003 वाला याद रखिएगा। आप एक ही सरकार के साथ दोनों चीजें जोड़ लीजिए, इजीली हो जाएगा। जो अगर कहें एनडीए की जो सरकार फॉर्म हुई थी दोबारा जब चुनी गई, तो उसके पास पर्याप्त बहुमत था। लगभग लगभग 6 महीने पहले ही जो है सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रपति को ये सिफारिश कर दी गई कि चुनाव करा दिए जाए। ठीक है, यस सर। क्लियर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप जब जोड़ते तो आपको आसानी हो जाएगी चीजों को जो क्लियर रखने में। ठीक है। अब यहाँ पे इनके काम। सर, मेरे मेरे एक कंफ्यूजन है छोटा सा। हम्म। ओनली प्रधानमंत्री जाके ही राष्ट्रपति को बोल देगा कि सरकार मतलब लोकसभा का को भंग कर दिया जाए? प्रधानमंत्री देखो, किसी और मंत्री की सलाह नहीं लेगा कि? नहीं, वहां पे सलाह की जरूरत नहीं है। आप एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा भी दे देता है ना, तो पूरी सरकार अपदस्थ मान ली जाएगी। ठीक है। और सर, जब ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए, वहां तो पे ये लिखित चाहिए, प्रधानमंत्री की नहीं वहां पे मानता है ना? लिखित मंत्रिपरिषद की सलाह चाहिए, वहां पे जोड़ दिया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा। जी सर। इसमें जब 42वें संविधान संशोधन के बाद जो है आपातकाल की बात हम करते हैं, तो आपातकाल के बाद जो सरकार आई थी, उस जनता सरकार के द्वारा जो ये व्यवस्था दी गई आगे के संशोधनों में कि जो है अगर लिखित सलाह नहीं दी गई राष्ट्रपति को, तो आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू किया जाएगा। क्लियर। जी सर। ओके सर, ओवर। ठीक है। ओ जी सर। विधायिका के काम बता सकते हो आप लोग? सर कानून विधायिका का बनाती है। काम ठीक है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना ही है सर। ठीक है, इसको समझना कि विधायी ओके कार्यों सर। की अगर हम बात करें तो विधायी कार्यों में उसके पास जो है तीन प्रमुख कार्यों की अगर बात करोगे तो वो ये रहेगा। पहला, विधि निर्माण, जो हम सभी जानते हैं। और दूसरा अगर कहें तो जो मंत्रिमंडल है विधायिका का, मतलब विधायिका से ही निकला हुआ मंत्रिमंडल होता है, तो उसके द्वारा जो विधेयक तैयार किए जा रहे हैं वो। और तीसरा हम जो है निजी सदस्यों के विधेयक की बात करते हैं। अच्छा, निजी सदस्यों के विधेयक का मतलब क्या होता है? फिर निजी जो सर सदस्य ये सरकार का होते हैं कोई जो मंत्री मंत्री पद पद के पर नहीं ना हो। होते हैं। ठीक है, बस पक्ष या ध्यान यही विपक्ष रखना है कि जो किसी मंत्री साइड से भी हो सकते हैं। परिषद यानी कि मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल का सदस्य हो, तो भी अगर वो कोई बिल लेके या विधेयक लेके आता है, तो वो निजी सदस्यों का विधेयक माना जाएगा। जी। इस बात में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो है सत्तारूढ़ दल से आने वाले सदस्य के द्वारा लाया गया बिल भी जो है सरकारी बिल होगा, नहीं होगा। क्लियर। ठीक है। बस मंत्री पद पर ना होना चाहिए सर। हाँ, मंत्रिपरिषद से नहीं होना चाहिए बस। अगला, कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये चीज अच्छा। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि संसद जो है सर, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। अब कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए जो है ना सिंपल सा तरीका वो अपनाती है, वाद विवाद का जो तरीका, और दूसरा जो है लोकसभा के द्वारा जो है बिल को पास करने या बजट को पास करने से संबंधित जो अधिकार हैं उनका भी वो उपयोग करती है। ठीक है, इससे फायदा क्या हो जाता है कि एक तो अधिकार क्षेत्र को सीमित कर देती है, यानी कि जो है कार्यपालिका अपने ही अधिकार क्षेत्र में बनी रहे, उससे बाहर ना निकले। दूसरा, जनता के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित हो जाती है, और जनता को भी पता चलता है कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी उसे क्लियरली पता चलते रहता है। तो अगले चुनाव में जनता इन सब चीजों का जवाब मांग सकती है या उनको इसके लिए सजा दे सकती है कि आप अपदस्थ हो जाइए, दूसरी जो है विपक्षी दल जो है या कोई अन्य दल जो है वहां पे सत्तारूढ़ होगा। क्लियर। ठीक है। अब इसके अलावा वित्तीय कार्य। हाँ विमिन। सर इसमें जो निजी सदस्य के विधेयक है, मैं हम्म। उसमें तो कंफ्यूज रहती। एक तो मंत्री के द्वारा लाया जाता, मतलब जो मंत्री परिषद के सदस्य, एक वो है, एक जो मंत्री परिषद के बाहर है वो है, और एक मतलब सत्तारूढ़ दल के नहीं होते और विपक्ष की पार्टी के मंत्री होते हैं। तो सर नहीं, इनका विपक्ष की पार्टी के अलग मंत्री अलग नहीं कैसे होते कुछ कोई। confuse है? हमारे यहाँ एक व्यवस्था नहीं है विवेक, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ विपक्ष की पार्टी से, विपक्षी दल से कोई मंत्री नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यस सत्तारूढ़ सर। दल का मतलब है चाहे वो गठबंधन भी क्यों ना हो, अगर 10 दल हैं उनमें से भी कोई मंत्री है, बस ध्यान रखो मंत्री परिषद से शामिल होने वाले व्यक्ति के द्वारा लाया गया बिल
या विधेयक वो सार्वजनिक माना जाएगा, और उनसे इतर कोई बिल आ रहा है उस सदन का सदस्य बिल, तो वो निजी विधेयक माना जाएगा, यानी निजी सदस्यों के द्वारा लाया गया विधेयक ठीक माना। क्लियर? सर, तो ये निजी विधेयक अभी तक तो बहुत कम पास हुए हैं ना? हमारे यहाँ केवल एक हुआ था, आया था, होते उसकी भी हैं। बात होती है। आई थिंक 1970 के आसपास के दशक में एक बिल आया था, पास हुआ था, मतलब उसको पास कर दिया गया था क्योंकि उसको इंपॉर्टेंट माना गया था। लेकिन उसके बाद से जी। सरकार क्या करती है कि कोई निजी सदस्य के द्वारा जो विधेयक लाया जाता है, अगर वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे होता है, तो सरकार कहती है कि आप इसको वापस ले लीजिए, रिक्वेस्ट कर देती है, और हम इसको जो है सरकारी बिल के तौर पे मंत्रिपरिषद की तरफ से विस्तृत तैयार करके इसको लाएंगे। ठीक है, अमूमन यही होता सर, है। इसमें एक फैक्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर कहीं पढ़ा था कि अभी तक कितने निजी विधेयक आ चुके हैं, 14 या इसके आसपास का कोई आंकड़ा है। और हम्म। उसमें से अभी तक निजी विधेयक पास नहीं हुआ है, सिर्फ एक के अलावा जो आप बता हाँ, रहे बस हो। एक ही है, उसके अलावा कोई भी पास नहीं हुआ है। देखो, निजी विधेयक को भी पास करने की तो सेम प्रक्रिया है ना, उस बिल को पास करने के लिए भी तो वही सेम प्रक्रिया है, तो वो चीज यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगी, कारण कि आपको बहुमत चाहिए। ठीक है, और सरकार के पास बहुमत होता है, तो यस जब सर। जब निजी विधेयक आप लेके आओगे और सरकार के अगेंस्ट जाकर के बात करोगे, तो कह देगी सरकार की हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, और वो वापस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहां पे लैप्स कर जाएगा, फिर उसके बाद जो है सरकार उसी बिल को जो है मॉडिफाई करके ला सकती है। लेकिन अच्छा यही होता तरीका सरकार की, देखो आप लेके आओगे, उससे अच्छा है कि हम इसको और व्यापक तरीके से तैयार कर लें, फिर उसके बाद इसको पारित करा देंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम वित्तीय कार्यों की अगर बात करें, तो देखो कराधान पर नियंत्रण है कि टैक्सेशन, कितना टैक्स लगना है, क्या लगना है, कितना टैक्स हटाया जाएगा, ये सब पे नियंत्रण हो जाता है लोकसभा के माध्यम से संसद के पास। तो कराधान पे जब वो नियंत्रण करती है, तो इससे क्या हो जाता है ना कि सरकार की अतताई शक्तियों को भी नियंत्रित कर लेती है। यद्यपि बहुमत है अगर सरकार के पास, तो इजीली पास करा लेगी, यानी जनता का समर्थन मान लिया जाता है उससे। लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस पर कराधान किस तरीके से लगना है, क्या चीजें लगनी, उस पर चौकन्ना रहते हैं वो। और ये ही नहीं, ठीक है, राज्यसभा के पास उस बिल को रोकने की शक्ति नहीं है, संशोधन के सुझाव दे सकती है, लेकिन जब वो प्रश्न पूछती है ना, तो उससे समस्या सरकार को होती ही है, क्योंकि जनता के सामने वो बातें आती हैं। ठीक है, मीडिया के थ्रू जो है वो बाहर आ जाती है, तो इन चीजों की वजह से सरकार हमेशा तैयार रहती है कि हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे जो है हमारी बदनामी हो जाए या हमारा प्रभाव कमजोर पड़ जाए। क्लियर? इसी तरीके से धन के उपयोग पे भी नियंत्रण है कि ये सरकार कितना धन कहाँ पे खर्च करेगी, इस चीज पे भी नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि वो प्रश्न जब पूछते हैं या लोकसभा में उसको पास कराते हैं, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब इसी के साथ जो है, चूंकि बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण हमेशा लोकसभा में आना ही है, हर साल आना है, इसलिए सरकार का नियंत्रण कहीं ना कहीं होता है उसमें, यानी सरकार पे नियंत्रण बन जाता है, और राष्ट्रपति चूंकि उसको प्रस्तुत कराता है वित्त मंत्री के माध्यम से, तो ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पे कार्यपालिका का प्रमुख सीधे अपनी तरफ से जो है बातों को रखवाता है कि भाई हम ये सारी चीजें हमारी सरकार करने जा रही है। ठीक है, तो वहां पे लोकसभा अगर उसको अप्रूवल देता है, मतलब सरकार की नीतियों को समर्थन दिया गया है। क्लियर? ठीक है। यस सर। इसी तरीके ठीक से है। विभिन्न समूहों को प्रतिनिधित्व देती है, हमने आरक्षण व्यवस्था भी लागू कर रखी है वहां पे। ठीक है, आगे चल करके हम अगले अगर कहते हैं जो है परिसीमन के बाद, जो नेक्स्ट अगले परिसीमन के बाद महिलाओं को भी उतना आरक्षण देने जा रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो विधायिका है उसमें विविधता आ जाती है। क्लियर? और ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने बाकी डिस्कस किया कि बहस का मंच है वो चीज है ही, लेकिन साथ में संविधान में संशोधन का अधिकार भी हमारी जो विधायिका के पास है, कार्यपालिका के पास नहीं है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर संशोधन करना है, यानी कि हमारे ढांचे में, व्यवस्था के प्रशासनिक ढांचे की व्यवस्था में जो कोई बदलाव करना है, तो वो जो है केवल और केवल जो है विधायिका के माध्यम से हो सकता है, जो संघ की विधायिका है, और उसके लिए भी जटिल प्रावधान किए गए हैं अधिकांश मामलों में। ठीक है, तो वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे विधायिका के पास निर्वाचन संबंधी भी, यानी कि एक तरीके से वो क्या होते हैं, मतदाता भी हो जाते हैं। किस किस के मामले में हो जाएंगे, कोई बता सकता है? वैसे तो लिखा हुआ है, फिर भी बताओ आप। सर, किस मामले में निर्वाचन? हाँ, निर्वाचक कहाँ कहाँ पे होते हैं? तो मतलब मैं क्वेश्चन समझी नहीं, निर्वाचन। विधायिका के सदस्य मैं किस भी नहीं के समझी लिए सर। निर्वाचक होते हैं, निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं, मतदाता होते हैं? अच्छा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और और किसी के चुनाव एक में? चीज और कर सकते हैं क्या सर, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष में भी तो मैं मतलब उनको वो अपने अध्यक्ष को, वो यानी भी कि शामिल अपने होगा जो है सर। अध्यक्षों के चुनाव में भी होता है, तो राष्ट्रपति की बात आप कर रहे हो तो वहां पे हो ही जाएगा। उपराष्ट्रपति चूंकि हम ऐसे चुनते हैं कि वहां पे लोकसभा भी शामिल हो जाती है, तो चुनाव में उसका भी प्रभाव होगा। क्लियर? ठीक है। इसी यस। तरीके से न्यायिक कार्य भी करते हैं, तो आप लोग अगर इस फ्लो चार्ट को फॉलो कर लेते हो, तो आसानी से चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है।
तो अब यहाँ पे दोनों सदनों की शक्तियों का अंतर जी कोई सर। बता सकता है मुझे, राज्यसभा और लोकसभा का? अनुराग। सर इसका पहला ये होगा लोकसभा राज्यसभा का अंतर में, हम्म, वित्त विधेयक सिर्फ नहीं सॉरी धन। ठीक है। राज्यसभा की विशेष शक्तियों में स्पेशल शक्ति एक राज्यसभा की बताऊं सर मैं। हाँ बिल्कुल। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है। संलोक सेवाओं से संबंधित प्रस्ताव किसमें लेके आते हैं सर? सर अगर दोनों के डिफरेंस की बात करें तो पहली बात है कि वित्त विधेयक लोकसभा में और सॉरी धन विधेयक लोकसभा में आता है। दूसरी बात जो समवर्ती सूची संघ सूची वो विषय लोकसभा में जाते हैं, और राज्य सूची वाले विषय वो राज्यसभा में जा सकते हैं राज्यों के कहने पर। दो तरीके से, अगर और राज्यसभा के द्वारा जो मतलब राज्यों के द्वारा जो किसी मतलब किसी भी विधि को लेकर के या किसी विषय को लेकर बोला गया कि भाई हमारे लिए कानून बनाइए, तो वहां पे राज्यसभा भी वो कर सकता है। दूसरा, अगर राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय है जो राज्यसभा की सूची में आ जाता है, तो उस पर भी राज्यसभा को प्रभाव यानी कि अधिकार मिल जाता है कि वहां पे वो चीजों की बात कर सकता है। और थर्ड थिंग जो हम कहते हैं अखिल भारतीय सेवाओं की बात, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए यस अगर सर। की प्रस्ताव की बात करें तो शुरुआत यहीं से होगी, राज्यसभा से ही होगी। क्लियर? यानी कि उनका जो है, जैसे सपोज करो कि यस सर। रेलवे को मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि रेलवे को जो है रेलवे सर्विसेज को अखिल भारतीय सेवाओं में बदलना है, अगर राज्यसभा सरकार फॉर एग्जाम्पल लीजिएगा, क्योंकि वो केंद्र की चीजें हैं तो वहां पे राज्यों का अधिकार नहीं है, तो इसलिए वहां पे उसको मतलब अखिल भारतीय सेवा में नहीं बदला जा सकता है। तो अब वहां पे अगर हम बात करें तो वहां पे क्या हो जाएगा, फिर वो राज्यसभा में बिल आएगा, यानी राज्यसभा अपनी तरफ से बिल लाएगी और उसको जो है पारित करके आगे बढ़ाएगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो, यस सर। बाकी तो चीजें आपको पता है कि सामान्य विधेयकों पे विचार और संशोधन करने का उसको अधिकार मिला हुआ है। केवल कौन सा हो जाएगा, वित्त विधेयक या धन विधेयक। ठीक है। इस पे जो है वो जो है मतलब अपनी तरफ से जो है एक तरीके से जो है संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन का सुझाव दे सकती है। क्लियर? क्लियर सर अब? एक यस सर। इसमें जो यस वित्त सर जी। विधेयक, एक तो मनी बिल है और एक फाइनेंस बिल है, तो जो मनी बिल है उस वो तो अस्वीकार नहीं कर सकती है राज्यसभा, लेकिन जो फाइनेंस बिल है 117 का सब क्लॉज 2, उसके तहत वो अस्वीकार करने की बराबर शक्ति रखती है। हाँ बिल्कुल, अगर उसकी हम बात करें तो जो वित्त विधेयक होता है, इसमें से अगर हम इसको धन विधेयक को निकाल देंगे तो ये जब आएगा तो फिर यहाँ पे जब उसको पारित करने की बात करोगे आप, तो वहां पे जो है उसके पास जो शक्तियां होती हैं उसी तरीके की हो जाती हैं जैसा कि लोकसभा के पास है, यानी उसे रोक भी सकती है। क्लियर? सर इसमें 117 का सब क्लॉज 1 है, उसमें भी शायद सेम है ना वित्त विधेयक धन विधेयक के समान में, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे 1172 पता है और ये धन विधेयक याद है। देखो दो चीजें हैं वहां पे। जो धन विधेयक है, फिर से मैं कह रहा हूं, धन विधेयक का मतलब आप क्या लेते हो? मनी बिल है सर। नहीं, उसके उसमें क्या होना चाहिए कि वो धन विधेयक कहा जाएगा? सर उसमें जो सरकार के जितने कितना कर आया, कितनी प्राप्तियां हुई और कौन सा फंड कहाँ जा रहा है, काइंड ऑफ बजट, तो ये पूरा धन विधेयक में आ जाएगा। ठीक है। अनुराग, श्यामा। सर मैं कंफ्यूज रहती हूँ इन दोनों में, धन में और वित्त में। नहीं तो थोड़ा सा बताओ, आप जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए सीधा सा तरीका है बोलना, आप बात करोगे बताओगे तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। एक बिल तो वो होता है सर, जैसे सरकार कर कर लगाना चाहती है, कर को बढ़ाना चाहती है, कम करना चाहती है, मतलब नया। और एक वो कर में एक नया नया कर भी लगाना चाहती है, वो हो गया। ठीक है। और एक वो बिल रहेगा सर, सरकार मतलब पैसे लेगी, मतलब कंफ्यूज है सर। अच्छा, वित्त विधेयक क्या होता है फिर? सर वित्त विधेयक मतलब कि जो बजट पारित होता है, जिसमें कि कितना कर लगेगा, कहाँ पे कितना बजट का आवंटन होगा, और जो भत्ते आएंगे, जो संचित निधि पर भारित है, वो सारा धन विधेयक में आ जाएगा। और वित्त विधेयक में वो विषय आएंगे जो धन विधेयक में नहीं है, प्लस सॉरी जो धन विधेयक में तो है, प्लस जो विषय छूट गए हैं, जैसे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई सब्जेक्ट हो गया यानी प्रशासनिक विषय, वो हम्म, वित्त विधेयक में आएगा सर। ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ मैं वही चीज क्लियर कर दूं फिर से
कि जैसे देखो, जहां पे हम टैक्सेशन जैसी चीजों की बात करते हैं, ठीक है, या बजट आवंटन की बात करते हैं कि हम इतना बजट जो है इनको देंगे, उसका जो है इसका वो उपयोग करेंगे, ऐसी जो चीजें होती हैं उनको सामान्यतः, ध्यान रखना, मैं सामान्यतः जो है धन विधेयक में कह रहा हूँ कि वो धन विधेयक में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये धन विधेयक वित्त विधेयक का भी पार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जब हम पास कराते हैं तो वहां पे जो है ये धन विधेयक होता है, उसमें उसको हम क्लियर करा लेते हैं लोकसभा से। उसके बाद जो उनकी नीतियों को लागू करने की जब आप बात करोगे और उनसे जुड़े हुए प्रशासनिक जैसे ढांचे जो विकसित करने हैं उनकी जब आप बात करोगे, तो वो आ जाएगा वित्त विधेयक का दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, जब ये दूसरे वाले पार्ट की हम बात करते हैं तो ये जब पास होना होगा, तो ये जो है जैसे लोकसभा में पारित होना चाहिए वैसे ही राज्यसभा से भी पारित होना जरूरी है। क्लियर? क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है। अब इसके साथ जो है अगर हम बात करें, तो जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव और न्यायाधीशों को हटाना, इन शक्तियों के बारे में थोड़ा सा कोई डिफाइन करेगा? चलो, यहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव और न्यायाधीशों को हटाने दो की बात की गई, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली वहां पे यही चीज है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव और उनका हटाना और न्यायाधीशों को हटाने की जो शक्तियां हैं वो किस तरीके की हैं, थोड़ा सा डिफाइन करोगे? जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भागीदार होता है राज्यसभा से, ये क्लियर करेगा कोई मुझे? दोनों में डिफरेंस होता है क्या, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या को लेकर के? जी सर सर जी। चुनाव में हाँ अनुराग बोलो, क्या अंतर होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में सर जी लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं जी। राष्ट्रपति में, और उपराष्ट्रपति में क्या होता राष्ट्रपति है? के चुनाव में केवल निर्वाचित और उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और गैर निर्वाचित मनोनीत, सदस्य भी भाग ले सकते हैं, जो मनोनीत बिल्कुल, सदस्य भी। यानी कि सभी, यहाँ पे सभी सदस्य। मान्य सदस्य है सर। ठीक है, राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें प्रतिभाग करते हैं। ये जो डिफरेंस है, क्योंकि हम राज्यसभा की बात कर रहे थे तो इसलिए मैं उस डिटेल में नहीं गया कि जो वहां पे राष्ट्रपति में लोकसभा भी है, तो साथ में जो है राज्यों की विधानसभाएं भी शामिल हो जाती हैं जो एक्टिव है, यानी एक्टिंग जो विधानसभाएं हैं, कार्यरत हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, वही होती हैं। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति में जो है राज्यसभा के सभी सदस्य जो उपलब्ध हैं, सीटें खाली हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उपलब्ध हैं, यानी कि जो पद पे हैं उस समय सदस्य के तौर पे हैं, कार्य एक्टिव हैं, भले ही उसमें सदस्यों की संख्या कम हो सकता है कि चुनाव हो रहा हो, तो उस चुनाव की प्रक्रिया की वजह से जो है कुछ सदस्य बाहर हो, यानी कि सदस्यों की सीटें खाली हैं, तो उसके एवज में भी आपके जो उपलब्ध सदस्य हैं वही वहां पे प्रतिभाग करेंगे। क्लियर? खाली सीटों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे किसी राज्य की विधायिका यानी कि विधानसभा विघटित हो गई है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिभाग नहीं करेगी। अच्छा, मुझे कोई ये बता सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर को जो राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभाग करने का अधिकार है या नहीं है अभी? सर अब तो होगा। यूटी, अभी तो होगा ही। एज अ यूटी। यस सर यूटी का होता है। नहीं है अभी उसको। नहीं हुआ। ठीक, अभी नहीं सर है। तो यूटी का नहीं है तो फिर दमन, अच्छा अभी नहीं है तो दमन दीव वाले भी तो है फिर। नहीं, दमन एंड दीव के सदस्यों को, दमन राज्यसभा के दीव। सदस्य और जो लोकसभा के सदस्य हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, राज्य की विधायिका, क्योंकि देखो अभी क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की विधायिका चुन ली गई है, विधायिका हो गई, तो हमने यस केंद्र शासित सर। प्रदेशों की जो विधायिकाएं हैं, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी की बात करते हैं, इनको अधिकार दिया गया है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिभाग करती हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा को अभी ये अधिकार नहीं दिया गया है। क्लियर? ठीक है, अभी संविधान यस में सर। ये बदलाव नहीं है, तो ये चीज हमारे अभी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में हो सकता है कि ये बदलाव किया जाए और उनको अधिकार दिया जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बट अभी नहीं है उनके पास। ठीक है, क्लियर? को तो नहीं राष्ट्रपति देने और का कारण उपराष्ट्रपति, क्या है? क्या कह रहे हो रिमी? नहीं देने का रीजन? कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ डिक्लेरेशन तो नहीं है कि क्यों नहीं दिया है, तो मतलब उसके पीछे का कारण कुछ नहीं बताया, कि बस वो बिल नहीं आया था, बिल में नहीं था उस टाइम पे 2019 वाले बिल में जो बदलाव किया गया था उसमें ये व्यवस्था नहीं दी गई कि ये जो विधायिका चुनी जाएगी तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भी प्रतिभाग करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में कुछ नहीं किया गया, तो इसलिए अभी उसके पास राइट नहीं है एज सच, विधानसभा के पास नहीं है जम्मू एंड कश्मीर की। ठीक है। ठीक है, सपोज करो कि अगर आज अगर चुनाव होगा राष्ट्रपति का, तो जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा प्रतिभाग नहीं करेगी इसमें। क्लियर? जब तक यस सर। अमेंडमेंट नहीं हो जाए। दूसरी यस तरफ सर। जो है ना, मुझे अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में जो है ना राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं और उसमें अंतर क्या है, थोड़ा सा बता दो। जी, हटाने के संबंध में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियां हैं राष्ट्रपति को हटाने में, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने में राज्यसभा से ही प्रस्तावित होना चाहिए। बिल्कुल, आ, यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो अगर कहें तो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में भी आ सकता है और लोकसभा में भी आ सकता है। ठीक है, जी सर जी। लेकिन
अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए जो प्रस्ताव आएगा वो राज्यसभा में ही आना चाहिए। अच्छा, उस दिन मैंने आप लोगों को जो वीडियो भेजा था, खास करके जस्टिस वर्मा पे जो महाभियोग लागू करने के लिए आया था, वो वीडियो आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा था? यस सर। देखा था? समझ में आया था क्या बोल रहा था वहां पे धनखड़ जी ने? सर इम्पीचमेंट के लिए उन्होंने बोला था, मैंने देखा था वो पूरा वीडियो। इम्पीचमेंट में कुछ इन्वेस्टिगेट प्रोसेस की करने बात की के थी, लिए था। प्रोसीजरल जो चीजें हैं उनकी बात की थी उन्होंने। ठीक जी है। सर जी, उसमें ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बोलता है किसी जज को हटने के लिए अपने पद से, तो वो जब नहीं हटता है तो फिर संसद में महाभियोग लाया जाता है उसके खिलाफ। नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर लोग मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बोल रहा है कि भाई आप हट जाओ तो वो नहीं हट रहा है तो उसके लिए ही महाभियोग आ जाएगा। महाभियोग के पीछे का रीजन होगा कदाचार। अगर सांसद विधायिका के सदस्यों को लगता है कि कुछ उनके द्वारा जो है उस तरीके से काम नहीं किया जा रहा जैसे जो एक न्यायाधीश को करना चाहिए, तो उसके आधार पे वो महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। ठीक है। अब महाभियोग की सर, प्रक्रिया, हटाने का प्रस्ताव और महाभियोग दोनों अलग अलग हैं। महाभियोग शब्द जो है आम भाषा में हम लोग हटाने की प्रक्रिया में ही ले लेते हैं कि हटाने की जो प्रक्रिया है जी। वो महाभियोग बोल देते हैं आम भाषा में। लेकिन वास्तव में महाभियोग जो शब्द है वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही केवल यूज होता है। ठीक है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की भाषा में जाओगे हाँ, तो महाभियोग शब्द अच्छा जो है अच्छा। केवल और केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए यूज होना चाहिए। ठीक है। तो मैं बेसिकली जानना चाहता हूं, जो उन्होंने प्रक्रिया की का उल्लेख किया था ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि ये बात जो उन्होंने उठाई थी वो बात भी जो है कहीं ना कहीं जो है उनके रेजिग्नेशन यानी इस्तीफे के पीछे का कारण बनी है। ठीक है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपको कितने लोगों को पता है। देखो, हुआ क्या था कि सर, राज्य दोनों में आ सकता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में आ सकता है, राइट? न्यायाधीश को हटाने की किसका बात सर, करें तो राष्ट्रपति या इसकी उपराष्ट्रपति का? दोनों में आ सकता है। अब अगर यस सर, दोनों सत्ता दोनों में आ आगे सकते पीछे हैं। होगा तब तो क्लियर है। लेकिन अगर एक ही दिन, इसकी बात उन्होंने की, एक ही दिन में आ रहा है तो फिर क्या होगा? यस जी सर। सर सर जी। ये दो ये प्रोसेस बताए थे कि एक तो होता है कि पास हो जाए कोई भी एक सदन से, और उसके बाद कोई 5-6 दिन बाद दूसरा सेशन, और ये एक ही दिन में पास हो गया। तो इसके लिए उन्होंने कमेंट किया था कि एक ही दिन पास हो गया और हटा दिया है तो मतलब जल्दी में ले लिया गया निर्णय, या ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। नहीं, अभी हटाया नहीं गया है। अभी अभी हटाया, हटाया नहीं नहीं गया है हटाया। जी। प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव आया है। बेसिकली शायद आप लोग यस समझ सर। नहीं पाए। बेसिकली अगर एक ही दिन में दोनों जो सदनों में प्रस्ताव आ जाएगा तो एक चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। कि कौन कौन, सी सर? यहाँ पे कौन सा सदन जो है वो चीज होगा। तो यहाँ पे जो होगा, उन्होंने कहा कि फिर राज्यसभा को, जो धनखड़ जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा अगर एक ही दिन में आ जाता है और हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया पहले तो हमारा ही वैध होगा। ठीक है। राज्यसभा के पास जो है इम्पीचमेंट पहले शुरू करने का अधिकार हो जाएगा। क्लियर? तब उन्होंने एक्सेप्टेंस की बात कही थी कि एक्सेप्ट कर लिया अगर हमने पहले तो हमारा जो है वहां पे प्रोसेस शुरू करने का अधिकार हो जाएगा। और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन सब चीजों की वजह से ही वहां पे चुनौती उत्पन्न हुई, क्योंकि राज्यसभा में विपक्षी के दलों के द्वारा जो है इंपीचमेंट लाया गया था, तो लोकसभा में जो है सत्तारूढ़ दल के द्वारा लाया गया था इंपीचमेंट। क्लियर? जी सर जी। तो वो बात यस सर। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार फिर से वो जो है ना वीडियो क्लिप जरूर से देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ठीक है। सर उसमें ओके आप सर। जो बात बता रहे हो ना वो मुझे समझ नहीं आई थी। वहां पे दो स्टेटमेंट थे कि एक तो एक ही दिन वाला और एक अलग अलग वाला, तो हाँ, मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी और मैंने फिर ड्रॉप कर दिया था कि आपसे पूछूंगी ये क्या एक्चुअली क्वेश्चन है। जो उन्होंने टेक्निकल लैंग्वेज में ही वो पूरा का पूरा जो है स्पीच दिया है, टेक्निकल लैंग्वेज है, यस। प्योरली टेक्निकल लैंग्वेज है जो कि एग्जैक्टली है उसमें। तो उन्होंने प्रॉम्प्ट से पढ़ा या वॉटेवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोसेस अगर आता है महाभियोग को लेकर के तो कल को यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से आप उसको सुनिए और फिर समझिए उसको। ठीक है। क्लियर? जी सर। यस सर। यस सर। फिर इसके साथ जो है आपको पता है कि अगर कहें तो चुनाव मतलब जैसे अगर कहें तो राज्य सूची के विषयों पे जो कानून बनाने का अधिकार की बात करते हैं तो वो क्या है, थोड़ा सा कौन कौन बताएगा कितने तरीके से जो है राज्यसभा को अधिकार मिला हो? सर इसमें 3 तरीका है, 264 आर्टिकल और 256, ऐसे 3-4 आर्टिकल है। सबसे पहले तो कर की बात आएगी। दूसरी, अगर अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता किया गया है तो हम्म। उसको लागू करने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो सकता है। तीसरी बात, दो या दो से अधिक राज्यों ने उस राज्य सूची से विषय से संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया हो कि इस पे आप नियम बनाइए, तो उस टाइम पे बना सकती है। तो सर ये 3 चीजें तो मुझे याद है। ठीक है। बेसिकली यही तीन रीजन है जिनके आधार पे जो है राज्यसभा जो है
के पास अधिकार हो जी जाता है कि राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाया जा सके। और ये कितने समय के लिए लागू होता है अगर राज्य सूची के विषय पे कानून बनाती है राज्यसभा तो? सर कानून बना देगी तो वो उसी राज्य को के लिए लागू होगा जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है। बाकी कोई इसमें शामिल होना चाहते हैं तो वो वहां पर बाद में हो सकते हैं। अनुराग? जी सर जी, ऐसा ही है कि मतलब अ, बाकी राज्य भी उस वो चाहें तो उसमें ऐड हो कानून सकते अडॉप्ट हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यस सपोज सर। करो कि राज्यसभा ने खुद से कोई प्रस्ताव लाया है कि राज्य सूची का कोई विषय है उस पर कानून बनाना चाहिए हमें, क्योंकि ये आवश्यकता है। तो चूंकि वो वास्तविक तौर पे क्या है, वो संघ सूची का विषय तो है नहीं और समवर्ती सूची का विषय नहीं है, लेकिन अगर वो कानून बनाती है तो वो कितने समय के लिए लागू होता है, कुछ इसके बारे में कहीं पे बोला गया है क्या? सर नहीं सर, कंफर्म ऐसा तो याद कुछ। तो नहीं आ रहा है, बट आई थिंक 6 मंथ होता है, या फिर उस राज्य का विधानसभा चाहे तो उसको मतलब कंटिन्यू मतलब उसको पास कर सकता है कि ये कंटिन्यू रहे, या फिर उसको परिवर्तित भी कर सकता है। ठीक है। उसमें एक समयावधि है और 6 महीने आई थिंक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। वैसे एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग क्लियर करेंगे कि 1 साल तो नहीं है, क्योंकि वहां पे मुझे दोनों ये चीजें याद आ रही हैं कि 6 महीने या 1 साल की अवधि है। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि राज्यसभा को जो है ना राज्य सूची के विषय पे भी कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ समयावधि है, टाइम बाउंड है कि इतने समय तक के लिए वो प्रभावी रहेगी। ठीक है, अगर चाहे तो राज्यसभा उसको फिर आगे कंटिन्यू करने के लिए जो प्रस्ताव पारित कर सकती है वट। लेकिन आपको एक और चीज जो है ध्यान रखना है, अभी जैसा कि जुडिशरी के द्वारा जो निर्णय दिया गया है कि राज्यों के विषयों पे जो संघ के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं कई बार या अतिक्रमण किया जा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन पे भी जो जुडिशरी के निर्णय आ रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, तो इग्नोर नहीं करना। ऐसे छोटी छोटी न्यूज़ेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको जोड़ के रखना होगा। अगर इस बीच अगर कोई भी और न्यूज आती है कि नहीं, केंद्र को जो है निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इस विषय पे जो है कानून नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो है आपका अनाधिकार हस्तक्षेप है, वहां पे अनधिकृत हस्तक्षेप है, तो वो चीजें आपको बस जोड़ के रखनी। क्लियर? तो ऐसे चीजों पे आप फोकस रखोगे तो आपका प्रीलिम्स भी क्लियर रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, और मेंस में भी चीजें प्रॉब्लम नहीं करेंगी। ठीक है। अब धन विधेयक के संबंध में क्या अधिकार है एग्जैक्टली धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को क्या अधिकार दिया गया है? सर उसको अधिकार नहीं है। क्या जी सर, जो अधिकार है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा बस उसको एक बार देख सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन उसको मानना या ना मानना बिल्कुल लोकसभा पे डिपेंड लोकसभा का करता है है। अधिकार। तो वहां पे वो सुझाव दे सकती है, संशोधन का जी सुझाव दे सकती है या बदलाव का सुझाव दे सकती है कि भाई आप ऐसा चाहो तो कर लो, ये अच्छा रहेगा। अब या लोकसभा फिर पे ये निर्भर करता है कि वो उस सुझाव को माने या न माने। तो सुझाव देने का अधिकार है, लेकिन वो अस्वीकार नहीं कर सकती उस धन विधेयक को। क्लियर? कार्यपालिका को जी सर। हटा नहीं सकती, ये सबको आपको पता है, ये चीजें तो पता है, लेकिन कार्यपालिका में सदस्य बन सकते हैं राज्यसभा के सदस्य। कार्यपालिका का अंग जी बन सकते हैं राज्यसभा के सदस्य, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यस सर। सर अब क्या कार्यपालिका के सदस्य? बन सकते हैं राज्यसभा के सदस्य। हाँ पूछ रहे सर। हो सर, बन सकते हैं या नहीं? बन सकते हैं ना सर? हाँ बन सकते हैं, मैं बता ही रहा हूँ। बन सकते हैं। ठीक है। यस। यानी कि जैसे राज्यसभा का कोई मेंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह थे, राज्यसभा से थे, मनमोहन लेकिन वो सिंह, यस सर। मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, यानी प्रधानमंत्री थे। तो वही चीज है, सिंपल। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जो अगला है लोकसभा की शक्तियां, तो लोकसभा की शक्तियां आपको क्लियर है कि संघ और समवर्ती सूची पर कानून बनाने अगर का अधिकार सर दोनों को है। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। मान लीजिए कि लोकसभा में वोटिंग चल रही है और कोई मेंबर जो कार्यपालिका का भाग है वो सदस्य है लोकसभा का, सॉरी राज्यसभा का, तो वो वहां वोटिंग कर सकता है क्या? या फिर वो नहीं अपने सदन में करेगा मतलब? नहीं नहीं, एक बार फिर से क्लियर करना, क्या पूछा तुमने? जैसे कि कोई मेंबर राज्यसभा का मेंबर है और कार्यपालिका का हिस्सा है, हम्म। और लोकसभा में वोटिंग चल रही, तो वो वोटिंग कहाँ पे करेगा? लोकसभा में या राज्यसभा में जब वो राज्यसभा बिल में? आएगा या जो विषय है उस पर अगर वोटिंग होगी राज्यसभा में, तो वो राज्यसभा में करेगा। कार्यपालिका का सदस्य होने के बाद भी आप वक्तव्य दे सकते हो जाकर के, वहां पे दूसरे सदन में वक्तव्य दे सकता है वो, मंत्रिपरिषद का हिस्सा है तो, जी सर। लेकिन वहां पे वोटिंग नहीं सदन की करेगा। जी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता हाँ है, लेकिन बिल्कुल, वोटिंग सदन नहीं की कर कार्यवाही में सकता। भाग ले सकता है एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर। ठीक है। क्लियर? जी सर। यस। लेकिन फिर से और मैं जी कह रहा सर। हूँ, मतदान तो सर मतदान उसी सदन में करेगा जिस सदन का वो सदस्य सदस्य है। है। ठीक है। लेकिन वो केवल और केवल यस ना, सर। और अन्य सदस्यों को नहीं ये अधिकार है कि दूसरे सदन में जाके वो वक्तव्य दे लें। उन्हीं को अधिकार है जो कि कार्यपालिका के सदस्य हैं। क्लियर? ओके सर। ठीक है। अब धन विधेयक और सामान्य विधेयकों की प्रस्तुति और पारित करने की प्रक्रिया इनकी अपनी है,
और यहाँ पे धन विधेयक थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्य विधेयक में तो राज्यसभा को भी वही अधिकार है जो लोकसभा को है। हाँ, जी यहाँ पे ध्यान रखना कि कभी कभी होता क्या है कि राज्यसभा में जो अगर कहें तो मतलब सरकार है यानी कार्यपालिका होती है, अस्थायी कार्यपालिका, उसको उस तरीके का बहुमत नहीं होता जो लोकसभा में होता है। तो सामान्यतः क्या होता है कि सरकार जो है लोकसभा में पहले बिल लाती है, फिर राज्यसभा में बिल को ले जाती है। क्लियर। अगर उसे लगता है कि कोई बिल ऐसा है जो जटिल हो सकता है, तो वो राज्यसभा में पहले पारित कराने का प्रयास करती है कि राज्यसभा में पहले पारित हो जाए, वहां पे जो संशोधन करने या समस्याएं हैं उनको दूर कर लिया जाए, फिर लोकसभा में ला करके उसको हम पारित करा दें। क्लियर। ये दो तरीके हैं। तो रणनीतिक तौर पे सरकार देखती है कि हमें किस सदन में जो है प्रस्ताव को रखना है और कहाँ पे उसे पारित बाद में कराना है, सेकेंडरी किसको हमको बनाना है। क्लियर है। जी सर जी। यस। ठीक है। क्योंकि लोकसभा को ही अधिकार है कि वो जो है अगर कहें तो संचित निधि पे भारित जो भी चीजें हैं उनको वो देखे, क्रॉस चेक करे। तो करों का प्रस्ताव या बजट की स्वीकृति, ये पूरा का पूरा यानी धन विधेयक का मामला जो है सीधे आ जाता है लोकसभा की शक्तियों लोकसभा के में। पास। और ये धन विधेयक, कोई वित्तीय विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका प्रमाणन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष। अच्छा चलो, ये आप ये बताओ कि धन विधेयक या वित्त विधेयक या दोनों, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से जो है सदन में लाए जाते हैं? जी सर जी। यस सर। सर 1172 के अंतर्गत नहीं होता है। की पूर्वानुमति की जरूरी नहीं है। लेकिन 1110 सॉरी 110 और 117 का 1 ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाए जाते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियरिटी रखना जरूरी है कि कब वहां पे, इसीलिए जो है धन विधेयक या वित्त विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं। जब आपने पूर्व अनुमति दे रखी है तो आप जो है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते, आपको वापस सीधा नहीं। सीधा वहां पे स्वीकृत करना होगा। ठीक है, स्वीकृति देनी होगी। क्लियर है। यस सर। जी सर। अब मुझे सर थोड़ा, लेकिन राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, वो अस्वीकृत भी तो कर सकता है नहीं ना। नहीं, अस्वीकृत नहीं कर सकता वित्त इसको, अगर उसने पूर्व अस्वीकृत भी अनुमति नहीं कर दी है सकता और अस्वीकृत नहीं पुनर्विचार कर के लिए भी नहीं भेज सकता। सकता। हम्म। ऐसा। ठीक है सर। क्लियर। अच्छा, यस सर। संविधान में संशोधन की शक्तियों में क्या लोकसभा में कुछ विशेष शक्तियां हैं क्या? नहीं लोकसभा सर, के पास? दोनों सदनों को समान शक्ति है संविधान संशोधन से ठीक है। संबंधित। अब ये मुझे बताओ कि अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए दोनों सभा सदनों में, तो क्या संशोधन जो है संविधान ज्वाइंट संशोधन मीटिंग नहीं उससे होती। भी जो है नहीं हो संयुक्त बैठक होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर नहीं जी। होती है तो सर। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ पे है, किसके लिए है? सामान्य विधेयक के लिए सामान्य है बस। विधायक बोलो। होगी। अगर मैं पूछूं कि धन विधेयक पे अगर गतिरोध उत्पन्न हो गया तो क्या नहीं। संयुक्त बैठक होगी? नहीं सर जी। नहीं होगा सर। नहीं। क्लियर है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यस सर। ठीक है। अगर वित्त विधेयक टर्म भी मिले तो सावधान रहिएगा, वहां पे गतिरोध होने पे जो है ना कहीं वित्त विधेयक में चूंकि धन विधेयक भी शामिल होता है, तो हम मान के चलेंगे कि अगर यूपीएससी पूछ रहा है तो वो दोनों को जोड़ के पूछ रहा है। तो अगर क्लियरिफाई नहीं कर रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि उस पे भी जो है संयुक्त बैठक नहीं आएगी। क्लियर। यस सर। तब यस तक, सर। जब तक वो ना यस बोल दे सर। कि गैर धन विधेयक वित्त विधेयक है, ठीक है, वो क्लियरिफाई जब तक नहीं करेगा, क्योंकि वो एक ऐसा सर्कल है जिसमें दोनों शामिल हैं, जिन पे जो है राज्यसभा को भी विशेषाधिकार है, तो कुछ जो है अगर कहें राज्यसभा को भी अधिकार है, तो कुछ मामलों में लोकसभा को विशेष अधिकार है जो धन विधेयक से जुड़े हुए मामले हैं। तो वित्त विधेयक शब्द जब अगर आएगा तो वहां पे ध्यान रखना है कि क्लियरिफाई कर रहा है या नहीं कि गैर धन विधेयक संबंधित जो मामले होंगे उन पे अगर बात करेगा तो वो अलग है। लेकिन अगर धन विधेयक की बात नहीं करके वो केवल वित्त विधेयक की बात कर रहा है, तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, फिर उसको हम धन विधेयक शामिल मानते हुए ये मान लेंगे कि संयुक्त बैठक नहीं होगी। क्योंकि ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा वहां पे अगर क्वेश्चन आता है कल को तो। क्लियर। यस ठीक है। सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? सर इसमें ये अगर वहां पर फाइनेंस बिल आ गया, उसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है तो नहीं हो जाएगा। और नॉन मनी बिल आ गया यानी गैर धन विधेयक आ गया तो फिर हो संयुक्त जाना चाहिए। बैठक का प्रावधान ऐसा आएगा क्या। हाँ, हो जाना चाहिए फिर। ठीक है, ऐसा हुआ ठीक नहीं है कभी। सर। लेकिन जो गैर अगर कहें तो फाइनेंस बिल में अगर नॉन मनी बिल है कोई भी, तो उस पे हम जानते हैं कि उतना ही अधिकार है राज्यसभा को भी। अगर वहां पे कोई गतिरोध होगा तो वहां पे बैठक हो जाएगी। क्लियर। ऐसी कभी आई यस सर। नहीं, सिचुएशन बनी नहीं, लेकिन फिर भी हम जो जानते हैं कि चूंकि वहां पे राज्यसभा को भी उतना ही अधिकार है उस बिल को पास करने के लिए, तो फिर वहां पे गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। और चूंकि अगर हम इसको संयुक्त बैठक से नहीं दूर करेंगे तो फिर वो गतिरोध दूर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो सपोज करो कि संयुक्त बैठक होती है तो किसका मत ज्यादा प्रभावी होगा? किस, लोकसभा लोकसभा का को। सर जी, क्योंकि संख्या ज्यादा है। ठीक है,
क्योंकि लोकसभा के में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए संभव है कि जो है लोकसभा के सदस्यों का ही प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, या उसके मत का, यानी कि उसके जो अप्रोच है उस बिल को लेकर के उस पे ही जो है चीजें चली जाएंगी। तो यहाँ पे भी एक तरीके से संयुक्त बैठक जो है लोकसभा की शक्तियों में वृद्धि करती है। तो इसलिए संयुक्त लोकसभा की जो विशिष्ट अवधारणा है उसको आप लोकसभा के संदर्भ में, सॉरी, संयुक्त बैठक की जो विशिष्ट अवधारणा है उसको लोकसभा की शक्तियों के संदर्भ में भी जोड़ के रखिएगा। क्लियर? उसको अलग से नहीं देखना है। ठीक है। अब आप सबको पता है कि जो है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, मंत्रिपरिषद के सदस्य यस बनने सर। की योग्यता क्या है? मंत्रिपरिषद। योग्यता में सर एक बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि मंत्रिपरिषद का अगर मुझे सदस्य बनना हो तो। एक तो सर 25 साल आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है। पहला आपने बताया कि योग्यता में 25 वर्ष आयु। किसी एक निर्वाचन सदन क्षेत्र का में सदस्य आपका होना नामांकन चाहिए। होना चाहिए। क्या? किसका? निर्वा किसका किसी क्या भी सर? किसी भी सदन का सदस्य। जी सर जी। यस सर। ठीक है, इसके अलावा कोई और योग्यता? हम्म, कोई अन्य योग्यता ऐसी जो उसमें शामिल होने के लिए हो? सर इसमें हम 25 वर्ष कैसे आयु कह सकते हैं? वो तो कोई भी सदन का सदस्य हो मंत्रिपरिषद में जा सकता है। तो बिल्कुल इसीलिए तो, इसीलिए सर दूसरी विकृत तो ये चीज दूसरी गलत है पागल या क्या? न्यायालय दिवालिया में रखती है। रिलेटेड तो नहीं हो सकता? अच्छा, मन योग्य अयोग्य के आधार पे अयोग्य हो अगर वो सकता है। 25 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त करेगा तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता। सिंपल। हमने बस ये रखा है कि इसलिए तो आपको सर। क्लियर रहे। अब कल को ये देखो, ऐसा है यस कि सर। क्लियर, मैं फिर से कहता हूँ कि ऐसा जो है स्पेसिफिक नहीं है कि वो होना चाहिए, लेकिन हमने इसलिए रखा कि कल को अगर ये पूछा जाए कि मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं पर विचार कीजिए, उसमें दे दे कि कम से कम जो है उसकी आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। ये बात तो आपको सीधी यस सी सर। बात है कि लोकसभा जो निम्न सदन है उसमें सबसे न्यूनतम आयु है और वो है 25 वर्ष। तो ये माना जाएगा कि भाई हाँ, वो 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। ठीक है। 25 वर्ष सर विधानसभा के लिए भी है ना? हाँ। क्लियर है? ठीक है सर। विमी? ओके सर। यस जी सर, सर जी। ये ठीक वैसे है। तो होगा। हाँ, बेसिकली मैं उसी आधार पे बता रहा हूँ, बाकी और किसी नहीं। दूसरा, क्योंकि 25 वर्ष, देखो 25 वर्ष की आयु प्राप्त किए हुए बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन वो किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं है तो वो मंत्रिपरिषद का भाग नहीं बन सकता है। दूसरा, यदि आप सदस्य नहीं हो, ठीक है, तो वैसी भी कंडीशन में दिया गया है कि आपको विद इन 6 माह के भीतर आपको सदन का सदस्य बनना होगा। बनना अनिवार्य है। ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर है? तो ये 3 पैरामीटर्स हैं। अगर मान लो सपोज करो कि कोई भी, स्पष्ट तौर पे अगर बात करें, तो वो सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 माह के भीतर अगर वो सदस्य बन जाता है तो वो मंत्रिपरिषद का सदस्य बना रहेगा, अन्यथा उसको मंत्रिपरिषद से बाहर मान लिया जाएगा। यानी उसी दिन से, जिस दिन वो 6 माह की अवधि पूरी होगी, उसी दिन से उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी मंत्रिपरिषद की। क्लियर? ठीक है। यस सर। जी सर जी। अब जो है इसके साथ जरा मुझे बताओ तो, आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति तो ठीक है, संविधान में संशोधन भी ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगला जो इसमें है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राइट? जी यस सर। तो उत्तरदायित्व का अगर प्रभाव दिखाओगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अगर हम उत्तरदायित्व की बात करें तो कैसे वो प्रमाणित होता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद कुछ भी करेगी सर, लोकसभा में उसको जवाब देना पड़ेगा सर। ठीक है। पहला तो है कि विश्वास मत। यस। ठीक है। यानी कि विश्वास मत होना चाहिए लोकसभा में। दूसरी चीज है कि जो है अगर बात करें, अगर अविश्वास होता है लोकसभा में, ठीक है, अविश्वास होगा लोकसभा में, तो सरकार अपदस्थ मान ली जाएगी। ठीक है। और वहां पे फिर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जो है अन्य जो दल होंगे उनको पूछ सकता है कि आप सरकार फॉर्म करेंगे या नहीं। ठीक है। यानी कि जो है वो फिर से जो है दलों से बात कर सकती है, जो भी प्रमुख दल हैं उनसे बात कर सकती है, राष्ट्रपति बात कर सकता है कि जो है कि आप सरकार बनाने में सक्षम हो। उसको जिसको भी लगेगा तो उसको जो है आमंत्रित कर सकता है कि भाई आप आके सरकार का गठन करिए।
क्लियर। हमारे यहाँ भी इस बात पे चर्चा चलती रही, जब खास करके गठबंधन की राजनीति के दौर में सरकार बहुत अल्पावधिक हो गई थी, यानी कि जो है वो बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं कर पा रही थी, तो ऐसी बात कही जाने लगी थी कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसके साथ ही साथ जो है नई सरकार को गठन करने का प्रस्ताव भी शामिल कर दिया जाए, कि जो दल लेके आएगा कि नहीं भाई हम इसको सरकार में नहीं रहने देना चाहते और वो पारित होता है, तो फिर जो है यानी कि सदन का उनको जो है समर्थन नहीं प्राप्त है, तो जिस समूह के द्वारा जो लाया जाएगा तो उनको सरकार भी फॉर्म करनी पड़ेगी, ताकि जो है जनता का पैसा बचाया जा सके और बीच में ही लोकसभा को भंग करने की नौबत न आए। ऐसे सुझाव आए थे, लेकिन चूंकि उसके बाद अचानक से गठबंधन की राजनीति में एक मोड़ देखा गया और वहां से पूर्ण बहुमत की सरकारें बनने लगी, तो फिर वहां पे स्थिरता हमारे सामने है, तो इसलिए हम फिर उस मुद्दे को दूर कर चुके हैं कि नहीं। लेकिन आप ये सुझाव दे सकते हो कि अगर आगे चल करके अगर हमें ऐसा लगता है तो गठबंधन की राजनीति में सबसे अच्छा होगा कि जो दल या जो समूह जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है तो उसे जो है सरकार गठन का भी प्रस्ताव साथ में लाने वाला माना जाना चाहिए, लायक हो। ठीक है, तो ये चीज आप उसके साथ जोड़ के रखोगे। जी क्लियर। जी सर अब जी। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जो है अगर, अच्छा ये जनता के द्वारा निर्वाचित होने के कारण इनके पास सीधी शक्ति आ जाती है, ये बात तो आपको क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे लग रहा है। और राज्यसभा के सदस्यों के नहीं द्वारा जो चूंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते थे, इसलिए उनके पास शक्ति में कुछ कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ये जनता के सीधे प्रतिनिधि होते हैं, तो ये अपने दावे पे खड़े खड़े उतरते हैं कि भाई हम जो है जनता के प्रतिनिधि हैं, हमें फिर से चुनाव में जाना है 5 साल के बाद और जनता को जवाब देना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब कानून बनाने की प्रक्रिया कौन बताएगा मुझे? संसद को कानून बनाने की जो शक्ति मिली हुई है वो कैसे काम करती है, कौन बताएगा? सर विधेयक पहले लाए सर जाएंगे। प्रस्ताव, हाँ, ठीक है, यानी एक निश्चित विधेयक प्रक्रिया लाया है। जाएगा। बिल्कुल, कोई भी विधि हम्म। बनानी है या कोई भी संशोधन करना है, उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, वो निश्चित प्रक्रिया पारित या पूरी की जाएगी। तो विधेयक के जी सर जी, प्रकार 3 वहां वाचन देखिए। ठीक है, होते हैं। विधेयक के मैंने जो प्रकार लिखे हैं, थोड़ा सा उसको मैं क्लेरिफाई कर दूं कि पहला जो है विधेयक कौन लेके आ रहा है, उसके आधार का विभाजन है। तो ये आप इसको अलग कर सकते हो, यहां से थोड़ा सा ही जी। कर लेना, ये इसके साथ जुड़ा नहीं होना चाहिए था, गलती से मुझसे जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, एक टाइप ये हो जाएगा। दूसरा टाइप आपका होता है कि विधेयक कैसा है, वो वित्त विधेयक है यानी संपदा से जुड़ा हुआ मामला है, या फिर जो है सामान्य कानून से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब जो गैर वित्त विधेयक होते हैं उनको भी हम आगे एक बार देख लें कि क्या होता है। तो इनमें होता है सामान्य विधेयक, ठीक है, और संविधान संशोधन विधेयक को इसमें हम रखते हैं। तो गैर वित्त विधेयक में जो है आपकी जो ये चीजें हैं, अब थोड़ा सा मुझे कोई क्लियर करेगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है भारत में, और सामान्य विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया क्या है? एनीवन? जी सर जी, संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368 से आता है, जिसमें संसद बहुमत के 2/3 से किसी विधेयक को पारित करती है, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, देन संविधान संशोधन विशेष विधेयक बहुमत। होगा। और सामान्य विधेयक भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और उसे कोरम से अधिक अधिक के बहुमत पे पारित किया जा सकता है। ठीक है। इसे ये बोल सकते हैं कि सर विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है साधारण विधेयक को। नहीं, बहुमत की तो जरूरत पड़ेगी ना। नहीं सर, विशेष बहुमत। हाँ, बोल सकते हो, साधारण बहुमत से उसको पारित कराया जाता है। यस सर। ठीक है, थर्ड हो जाएगा आपका विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन के, राइट? क्लियर है? जो ये वाला है वो आपका 2(3) में, आर्टिकल 2(3) में हो जाता है, और इसको जी जो है आर्टिकल 4 से जो है इम्यूनिटी मिल जाती है कि उसको हम संविधान संशोधन नहीं बोलते हैं, ये वाली बात। लेकिन संविधान में हम संशोधन करते हैं वहां पे। क्लियर? तो इसको हम बाहर रखते हैं सामान्यतः। लेकिन 3 तरीके की, जब भी आप लिखने की बात करोगे तो आप बताओगे कि भाई सामान्य तौर पे हम 3 तरीकों की बात कर सकते हैं। एक है साधारण बहुमत से पारित किए जाने वाले ऐसी चीजें जिनको हम संविधान संशोधन के तौर पे नहीं रखते हैं। क्लियर? उसमें आप जो है जैसे आर्टिकल 2 और 3 का उल्लेख कर सकते हो। उसके बाद जो आप बात करोगे कि पहला उसमें जो अगर बात करें स्पष्ट तौर पे जो उल्लेख किया गया 368 में, उसमें है विशेष बहुमत से पारित किए जाने वाले वैसे मुद्दे जो हमारे अधिकारों से संबंधित हो सकते हैं, राइट, या फिर गैर संघीय यस। ढांचे से जुड़े हुए मामले हो सकते हैं। क्लियर? गैर संघीय यस ढांचे से सर। यस जुड़े सर। हुए। सर हाँ। इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से आया था। हाँ, तो इस पे तो हम लोगों ने डिस्कशन किया भी था उस टाइम पे। यस सर। ठीक है, और फिर ऐसे मामले जो संघ सूची से मतलब अगर कहें तो संघीय मामले हो सकते हैं, यानी कि
जहां पे राज्य और संघ दोनों के प्रभाव हितों का टकराव हो रहा हो या उनसे जुड़े हुए मुद्दे हों, वो भी हो सकता है। फॉर इसके साथ ही साथ संविधान में अगर हम संशोधन कर रहे हैं, कुछ नई व्यवस्थाओं को शामिल कर रहे हैं जो राज्य सूची के विषय हैं, तो वहां पे भी हमें आधे से अधिक राज्यों का समर्थन या अनुसमर्थन चाहिए होगा। जैसे जब, खास करके आप ध्यान रखना कि जो ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई थी, तो उसके लिए आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक था। कानून निर्माण जो बेसिकली जो है ना, केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी, वो राजनीतिक प्रक्रिया भी। अब राजनीतिक प्रक्रिया क्यों है, कोई बता सकता है मुझे? सर कार्यपालिका के सदस्य होते हैं ना। ठीक है। फिर अ, फिर जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुने समझा। जाते हैं, और लोकतंत्र में जनता का शासन है, हम्म। इसलिए ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब आप लोग वही हो। राजनीतिक प्रक्रिया इसलिए भी बोली जाती है ये, क्योंकि इसमें दबाव समूह काम है। ठीक है। आप यस जो सर। जनता की बात कर रहे हो, तो वो भी दबाव समूह ही है। ठीक है। जनता भी हो जाएगी। ठीक है। विपक्षी दल भी हो जाएंगे। गठबंधन की सरकार ही होती हाँ, सहयोगी भी हो सकते हैं, कई बार सहयोगी भी हो सकते हैं। है। ठीक यस है, सर। ये भी जो है कभी कभी जो है क्या करते हैं, दबाव बना देते हैं। और जो समुदाय है, बहुत सारे समुदाय भी हैं, ठीक है, जनता के, वो भी यहाँ पे दबाव बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे अगर मान लो, सपोज करो कि सरकार ने इस बार जो है इनकम टैक्स में रिबेट देने के बजाय टैक्सेशन बढ़ा दिया होता, तो क्या होता? जितने भी टैक्स पेयर हैं वो जो है सरकार की आलोचना शुरू कर देते। ठीक है। कहते कि ऑलरेडी हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं और अब आप हमसे और ज्यादा टैक्स ले रहे हो, तो हमारे लिए सर्वाइवल की कंडीशन जो है ज्यादा अच्छी नहीं होगी, हम जो है बहुत ज्यादा संकट में आ जाएंगे, क्राइसिस हो जाएगी हमारी। तो हमारे जो बाकी हम एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं वो हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हमारे टैक्स को रोक करके हमारा प्रोडक्शन में जो भागीदारी पार्टिसिपेंट्स है, वो कहीं ना कहीं कम कर दोगे। तो ऐसी चीजें फिर सरकार के सामने जब जाएंगी, तो सरकार उस चीज पे डर सकती है या फिर चिंता कर सकती है। तो उन चीजों को जो है दूर किया जा सकता है। तो कई बार इस तरीके का होता है कि जैसे देखते हो ना कि कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, वो जब कोई ऐसा रिबेट नहीं लेके आती सरकार, तो सरकार को की आलोचना थोड़ा सा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। या फिर शेयर मार्केट जो है डिक्लाइन करना, गिरना शुरू हो जाता है। और जब बहुत अच्छी स्कीम्स लेके आती है सरकार, तो वहां पे शेयर मार्केट में उछाल दिखता है, तो वो भी प्रभाव दिखाता है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर। ठीक है। तो ये कुछ समूह हैं जो कि सीधे सीधे जो है दबाव डालते हैं, ताकि वो जो है प्रक्रिया पूरी की जा सके, यानी कि कानून निर्माण जो मांग है वो हो। तो ये कई बार राजनीतिक प्रक्रिया इसीलिए बोली जाती है, क्योंकि ये दबाव समूह वहां पे काम कर रहे होते हैं। क्लियर? ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा, विधेयक के चरण कितने होते हैं? यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा क्लासिफाई करा लिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताओ कि विधेयक पारित करने का चरण कितना होता है? फिर 3 चरण होते हैं: प्रथम वाचन, सेकंड वाचन एंड थर्ड वाचन। ठीक है। नहीं जी सर जी। सर, पहले सेम होते हैं वाचन ना में सबके विधेयक साथ। सदन तो में ये तीन प्रस्तुत होते किया हैं। जाता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। फिर इस पे सामान्य चर्चा होती है। ठीक है। सर मंत्री या निजी व्यक्ति कोई भी इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है। फिर इसमें द्वितीय इसमें वाचन में बेसिकली समिति सामान्य के स्तर उद्देश्य पर पे भेज चर्चा होती जाती है। है। इसमें सामान्य उद्देश्य को लेकर के चर्चा हो जाती है। ठीक है। ठीक है, जी। उसके बाद क्या होता है? समिति को सौंप दी जाती है। हम्म। फिर समिति अपना रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करती है, फिर उस पर विचार होता है। उसमें संशोधन, मतदान, ध्वनि मत या मत विभाजन भी हो सकता है। हम्म। फिर दूसरी चरण विचार को जो है, से जनता के राय के लिए भी छोड़ा जाता है। ठीक है, वो तो यहाँ समिति पे कर लेती है ना। समिति हाँ के द्वारा जो है क्या किया जाता है कि एक जब सामान्य उद्देश्य पे चर्चा हो जाती है, तो माना जाता है कि ये मुद्दा होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। तो सामान्यतः क्या होता है कि उसको एक समिति को जो है ये दे दिया जाएगा, जो भी उससे जुड़ी हुई समिति होगी उसको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा कि भाई आप इसको देख लो। ठीक है। वो समिति एक जी। निश्चित समयावधि में देखती है, और उसको क्लियर करने के बाद द्वितीय चरण के लिए भेज देती है, जहां पे उसके विस्तृत प्रावधानों पे बात होती है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक है। सर तीसरी। हम्म। इसका फिर तीसरा मैं वाचन बताऊं, होता है। ये 6 चरण है इसके, मैं फटाफट जितना मुझे याद है। हम्म। सर तो सबसे पहले ये होता है कि जो बजट होता है सबसे पहले वित्त मंत्री रखता है लोकसभा के समक्ष। उसके बाद सामान्य बहुमत से मतलब उद्देश्य पे चर्चा की जाती है, पहला चरण। दूसरा, उसमें बहस होती है, यानी 3-4 दिन तक बहस होती है, वो द्वितीय चरण होता है। हम्म। उसके बाद वो समितियों को भेज दिया जाता है, तो वो तीसरा चरण हो गया। वो समितियां जब रिपोर्ट दे देंगी, तो चौथे चरण में अनुदान की मांग आएगी। वो अनुदानों की मांग के बाद विनियोग विधेयक आएगा, जो मतलब कि अनुदान संचय निधि पर भारी जितने भी व्यय है वो विनियोग विधेयक में आ जाएंगे।
उसके बाद वित्त विधेयक आएगा और फिर वो पास हो जाएगा, और वहां से के बाद राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा को वहां से फिर 14 दिन के अंदर पास करना होगा। लेकिन तो विमेन, धन थोड़ा यस सा सर। मुझे हाँ। लगता है कि आप कहीं वित्त विधेयक और धन विधेयक को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। वो प्रोसेस यहाँ पे सामान्यतः विधेयक जो होते हैं वो 3 चरण में ही पारित करेगा। ठीक है, प्रथम वाचन, यस सर। द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन बोला जाता है। ठीक है। यस तृतीय सर। वाचन, अगर यस आप सर। लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया पे जाओगे तो 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन में केवल उसके ड्राफ्टिंग के बारे में समझा जाता है कि क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। उसके बाद जो है वो चला जाता है द्वितीय चरण में, यानी कि समिति के पास जाएगा, फिर समिति उस पर जो है एक ड्राफ्ट बना करके दे देती है और उस पर जो है चर्चा होती है। ठीक है। अगर चर्चा में कुछ समस्याएं दिखती हैं फिर से, तो शायद आई थिंक अनुराग वहां पे फिर जो है चर्चा होती है, तो समिति को फिर से जा सकता है मामला, राइट। जी सर जी। यस ठीक सर। है। जी। और फिर उसके बाद जब ये क्लियर हो जाता है तो फिर जो है सीधे, अब उस पर चर्चा नहीं होती है, उसको जो है लेकर के सीधे पारित कराना था, यानी वोटिंग होती है। तृतीय चरण में ही जो है जी। वोटिंग होता है। क्लियर। हाँ, वो तीसरा वाचन में पारित। यस सर। हाँ, तीसरे वाचन में ही वोटिंग सर होती है, मैंने एग्जैक्टली, ये मिक्स कर ध्यान। दिया था। क्या, हाँ, तो आपने मिक्स कर दिया, आपने सारी चीजें एक यस साथ। सर। वो मुझे आप बेसिकली क्लियर ना, हुआ, वो क्लियर हुआ। पहले चरण में जो स्टेप्स हैं उनको आपने अलग अलग कर दिया, फिर दूसरे चरण में जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनको आपने अलग कर दिया। नहीं, आपको एक यस साथ सर। जो चरण है ना, चरण का एक पूरा जो स्ट्रक्चर है, तो वो हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा और उसी के हिसाब से लेके चलना सर होगा। सर ठीक मैंने है। उसमें मैंने बजट का मेरे ध्यान में रह गया, तो मैंने बजट का बता दिया। हाँ साधारण विधेयक का 3 वाचन है। देखो, आपने जो बजट का भी बताया ना विमे, उसमें बस ये ध्यान रखना कि आपने उसके जैसे दूसरे चरण में 2-3 स्टेप्स हैं, आपने उनको अलग अलग करके बता दिया। ठीक है, वो चीज यस नहीं सर। करनी। वो बेसिकली आपको बस ध्यान देना है कि पहली बार जब बजट आता है, रखा जाता है, समझना ध्यान को, ध्यान में, तो क्या होता है, उस दिन केवल सदन में रख दिया जाता है सरकार के द्वारा। उसके बाद जो सबको एक एक कॉपी दे दी जाती है सदस्यों को कि भाई हम ये बजट ला रहे हैं। ठीक है। अब वो कॉपी वो एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उस पर डिस्कशन शुरू होता है। ठीक है। उस चर्चा में अलग अलग सेक्शंस पे, यानी कि इस मंत्रालय के अधीन क्या दिया गया, उसमें जो है जाकर के चर्चा होती है कि भाई इस मंत्रालय में इस स्कीम को ही क्यों इतना दिया गया है, दूसरी स्कीम को क्यों नहीं ज्यादा दिया गया, ये सब चीजें वहां पे चर्चा की जाती है। ठीक है। और इस चर्चा के बाद जो भी कंक्लूजन होगा, उसके बाद उन चीजों को ऐड ऑन करना है तो ऐड ऑन करेगी सरकार, नहीं करना है तो नहीं करेगी, जो भी उस चर्चा में उनको लगता है। यानी बदलाव करना चाहेगी तो द्वितीय चरण में बदलाव कर सकते हैं। तीसरे चरण में कोई बदलाव नहीं होता है, सीधे वो जो है बिल जो है सामने रख दिया जाता है वोटिंग के लिए। अब वहां पे जो है वोटिंग होती है उस सदन में, चाहे वो वित्त विधेयक है तो सर उसके हिसाब से होगा, धन विधेयक है तो उसके हिसाब से, साधारण विधेयक है तो उसके हिसाब से वोटिंग का प्रावधान होता है। तो वो प्रावधान के हिसाब से वो वोटिंग हो जाएगी, और वोटिंग के बाद जो है या तो बिल पास होगा या तो फिर रिजेक्ट होगा। क्लियर। क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पे दिया गया ना, वो उसी तरीके से उसको जो है डिफाइन किया गया कि यानी कि बहस पर बहस होती है जरूरत पर, यानी कि उस पर बहस होनी चाहिए तो बहस होगी। और मंत्रिमंडल द्वारा नीति को स्वीकृति, यानी कि सरकारी विधेयक है तो सिंपल सी चीज है, और निजी विधेयक होगा तो मंत्रिमंडल भी इसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई ठीक है हम इसको करा सकते हैं तो हम करा देंगे। ठीक है। अब उसके बाद मंत्रालय जो है अपना एक स्ट्रक्चर उसका पूरा डिटेल बना के दे देगा कि क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है। और उसके बाद किसी भी सदन में वो दोबारा जो प्रस्तुत किया जाता है तो द्वितीय चरण में वो प्रस्तुति हो जाएगी उसकी। ठीक है। फिर उसके साथ जो है उसका अपना जो है एक पूरा डिस्कशन हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, और फिर मतदान होगा, और उसके बाद जो है फिर वो दूसरे सदन को ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर। क्लियर है। जी सर जी। यस सर। जी। यस सर। इसके बाद जो होता है कि अब मान लो दूसरे सदन के द्वारा भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वही वाली तीनों चरण की। जी। ठीक है। अब उसके बाद जब वो पारित कर देता है तो वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अगर वो गैर धन विधेयक और संशोधन विधेयक है तो उस पे जो है संयुक्त बैठक का भी आयोजन किया जा सकता है। गैर धन विधेयक और संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक है, नहीं है, तो वो फिर जो है संयुक्त अधिवेशन होगा वहां पे। क्लियर। यानी कि धन विधेयक नहीं है और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, तो उस पे संयुक्त अधिवेशन हो सकता है मतभेद होने पे। क्लियर। अभी तक कितने संयुक्त अधिवेशन हुए हैं। सर संयुक्त बैठक का तो ये नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि इसमें 3 विधेयक है वो पारित हो चुके हैं। ठीक है। हाँ, 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम, फिर 1971 में बैंकिंग सेवा अधिनियम, और 2002 में आतंकवाद विरोधी अधिनियम। ठीक है। 3 ही बैठकें हुई हैं संयुक्त अधिवेशन की, और तीनों में वो बिल पास हुए हैं। क्लियर। जी। ठीक है। अब इसके बाद ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे संसद के पास कौन से अधिकार होते हैं, क्या चीजें होती हैं, ये अब हमें थोड़ा सा समझना होगा। यानी कि नियंत्रित कैसे करती है विधायिका कार्यपालिका को, वो थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है। तो नियंत्रण। सर हम्म। सर इसमें जो अनुदानों की मांग और वित्त विधेयक वो वाला तो बाद में आएगा ना? किसमें।
हाँ, वो बजट बजट से रिलेटेड है अभी। तो वो तो बजट से रिलेटेड ठीक है है। ना, तो वो तो फिर उसी के हिसाब से चलेगा, यानी कि वहां पे जो है अगर कहें तो लोकसभा को ही ज्यादा अधिकार मिल जाएगा, राज्यसभा के पास अधिकार ही नहीं होगा वहां पे। क्लियर है? यस सर, उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, इसलिए मैं पूछ रही थी नहीं नहीं, क्या कि वो क्या वाला टॉपिक कब आएगा, जब बजट में ही आएगा ना अनुदान वाली मांगों हाँ, का। उसके साथ तो हम वहां पे कवर कर लेंगे उसको। ठीक है। ठीक है सर, मैं वहाँ पे पूछूंगी मैं। हम्म। तो यहाँ पे देखो, अगर बात करें कि कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे होता है, संसदीय हम व्यवस्था लेकर के रखते हैं तो संसदीय विशेषाधिकार हो जाते हैं, वहां पे जो प्रश्न वो पूछ लेते हैं, किसी भी तरीके की चीजें कर लेते हैं, वहां पे बहुमत भी हमें रखना पड़ता है कार्यपालिका को, तो इस तरीके से संसदीय विशेषाधिकारों के आधार में आ जाता है। यानी कि संसद जो है कार्यपालिका पर प्रश्न पूछ सकती है या मंत्री को जो है कटघरे में खड़ी कर सकती है किसी भी मुद्दे पे। ठीक है, विधायिका सीधे सीधे कर यस सकती है। सर। नियंत्रण के साधन और वो कैसे यूज करती है, तो जो आम तौर पे आप देखते हो कि बहस और चर्चा हो जाती है, तो बहस और चर्चा के वहां पे कुछ हमने 4 पॉइंट्स रखे हैं। जैसे प्रश्नकाल, यानी कि जो है प्रश्नकाल में आप कुछ भी पूछ सकते हो। शून्यकाल, ये चीज भी है वहां पे जो है, बेसिकली अगर हम देखें तो शून्यकाल और प्रश्नकाल में अंतर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सर प्रश्नकाल सर शून्य सदन की बैठ। हम्म। आंसर जी, आई थिंक प्रश्नकाल में सदन पहले से लोकसभा अध्यक्ष को प्रश्न देता है कि ये प्रश्न मुझे पूछना है, जबकि शून्यकाल में किसी भी तत्कालीन मुद्दे पे प्रश्न पूछा जा सकता है किसी भी मंत्री से। ठीक है। अब इसमें देखो, ये तो हो गया कि पूछने की बात, उत्तर देने की बात कौन बताएगा इसमें, कि उत्तर देने से संबंधित दोनों में अंतर क्या है? अच्छा जी, उत्तर जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है वो मौखिक उत्तर भी दे सकता है और पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है शून्यकाल वाले में। और प्रश्नकाल वाले में मंत्री चाहे तो उत्तर तुरंत दे सकता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, और लिखित उत्तर भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन शून्यकाल में उत्तर दे सकता है किसमें, ये व्यवस्था है कि चाहे तो मंत्री जो है या वो व्यक्ति जिससे प्रश्न पूछा गया है वो उत्तर न दे, किसमें है ये व्यवस्था? शून्यकाल में ही है सर जी। ठीक है, तो डिफरेंस समझिएगा। जो शून्यकाल है वो इसलिए थोड़ा सा कम प्रभावी हो जाता है क्योंकि वहां पे जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, चूंकि ये अचानक से पूछा गया प्रश्न होता है, तो उसमें उस व्यक्ति के ऊपर बाध्यकारिता नहीं होती कि आप उत्तर दीजिए, लेकिन प्रश्नकाल में बाध्यकारिता होती है कि आप उत्तर दीजिए, चाहे आप वो लिखित में दो या मौखिक दो। ठीक है? क्लियर? अच्छा प्रश्न, ओके सर। क्लियर है? यस। ठीक है। अब चूंकि लोकहित में चर्चा की भी बात वहां पे रखी गई है, और स्थगन प्रस्ताव, तो स्थगन प्रस्ताव तो आप जानते ही होगा, स्थगन प्रस्ताव वैसे मुझे कोई बताएगा कि क्या होता है? स्थगन कोई सर लोग इसके विषय में कोई विशेष मतलब क्या बोलते हैं को। जी सर जी, किसी विशेष प्रश्न पे ध्यान आकर्षण करवाने के लिए स्थगन प्रस्ताव पास किया जाता है। ठीक है, यस सर। तो स्थगन प्रस्ताव कितना क्या होता है, अनिश्चित होता है कि निश्चित होता है, क्या होता है? सर स्थगन प्रस्ताव मतलब एडजॉर्टमेंट मोशन है या सदन का एडजॉर्टमेंट नहीं है? नहीं, नहीं नहीं, एडजर्टमेंट मोशन है, सदन का नहीं है। प्रस्ताव है ना। मोशन है हाँ। ना। हाँ। तो सर स्थगन हो सकता है अगर अब पारित हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, और हाँ, पारित ये नहीं है। होता तो विश्वास प्रस्ताव करने का इनको मौका मिलता है। और जो ये एडजर्टमेंट मोशन है वो राज्यसभा में नहीं होता है, सिर्फ और ठीक है। सिर्फ लोकसभा में होता है। ठीक जी। है। मोशन है, दैट्स गुड। एडजर्टमेंट तो दोनों का होता है। सर इसको आप क्लियर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखो स्थगन प्रस्ताव जो होता है बेसिकली, वो अगर आया तो क्या होगा, सरकार अब अल्पमत में मान ली जाएगी। स्थगन प्रस्ताव यानी सरकार के विरोध में आ रहा है कि सरकार की कार्य करने की जो क्षमता है वो सही से नहीं कर रही, ये वाली बात हो जाएगी। जबकि वो मान लो ला ना यस चाहे सर। तो ला सकता है, विपक्ष ला सकता है कि स्थगन प्रस्ताव चाहिए, इसमें इसके आने पे वोटिंग हो जाती है। ध्यान रखना, जहां भी जो भी प्रस्ताव आएगा और उसमें अगर वोटिंग शामिल है तो समझो कि सरकार के लिए चुनौती है। ठीक है? तो ऐसे मामलों यस से सर। सरकार बचने का प्रयास करती है जहां पे वोटिंग होती है, और खास करके उसे अगर पूर्ण बहुमत ना होना तो और ज्यादा चौकन्ना रहती है। क्लियर? तो स्थगन प्रस्ताव जो है लोकसभा में ही आता है, पहली चीज। अगर ये पारित हो गया मतलब जो है बहुसंख्यक सदस्यों ने कहा कि नहीं आज ये काम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मुद्दा पूरा नहीं किया गया, इसका मतलब है, या इस मुद्दे पे बहस नहीं है, ये मुद्दा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सदन के सदस्यों का मानना है कि जो कार्यपालिका है, अस्थायी कार्यपालिका, वो जो है सही से काम नहीं कर रहे, यानी उनके प्रति, कार्यपालिका के प्रति अविश्वास है सदन के बहुसंख्यक सदस्यों में। क्लियर? तो इसलिए कार्यपालिका का इस्तीफा वहां पे हो जाएगा, यानी कि सरकार गिर जाएगी, और ये केवल इसीलिए लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता है। ठीक है? क्लियर? यस सर।
जी सर, इसमें लाने के लिए Yes, sir. 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। हाँ, वो तो और ये प्रक्रिया है, उस मुख्यतः मतलब प्रक्रिया को किसी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सार्वजनिक हाँ, महत्व के मुद्दे पे ध्यान आकर्षण के लिए ही लाया जाता है, और इसका बिल्कुल। ये प्रभाव होता है जी। कुछ बोल रहे थे अनुराग? अनुराग, आप कुछ बोल रहे थे, आवाज जी नहीं। सर जी, मैं यही कह रहा था हम्म। कि मतलब सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पे ध्यान आकर्षण के लिए ही लाया जाता है इसको। हाँ, स्थगन प्रस्ताव, जैसे मान लो अगर चर्चा नहीं कर रही है सरकार उस पे, तो सरकार की मतलब सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव आ सकता है। ठीक है। और वहां पे ये बात उठ सकती है कि भाई हम इस मुद्दे पे जो है बाकी कार्यों को छोड़ करके इस मुद्दे पे अब चर्चा करना चाहते हैं। तो वहां पे वो बात आती है, तब ये अगर जी पारित हो गया कि भाई हम सब कुछ बंद कर रहे हैं, इस पे हम केवल बात करनी है अभी, और वो पारित हो गया, तो सरकार के लिए चुनौती बन जाएगी और वहां पे सरकार गिर सकती है पारित होते ही। सर, इसके मेन आधार यही होते हैं कि कोई सार्वजनिक महत्व का अति आवश्यक बिल्कुल विषय बिल्कुल, वो जिससे तो पूरा एकदम देश सिंपल सा, प्रभावित हो। जैसे हम शून्यकाल में जो प्रश्न पूछते हैं कि अनिवार्य या आवश्यक जो तात्कालिक मुद्दे होते हैं उन पे भी चर्चा हो जाए, तो शून्यकाल का समय अवधि हमने दे दिया। लेकिन अगर मान लो शून्यकाल में भी उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पा रही है, तो सरकार को जो है अन्य कार्यवाहियों को स्थगित करने के लिए जो है, विधायिका अगर कह रही है, लोकसभा यानी कह रही है, इसका मतलब है यानी उसने एक प्रस्ताव पारित कर दिया, तो मतलब है सरकार अल्पमत में है। तो वहां पे सरकार अपने आप गिर जाएगी, ये वाली बात क्लियर हो जाती है वहां पे। ठीक है। जी सर जी। ठीक है। तो अब जो है देखो, नियंत्रण के साधनों में हमने देख लिया कि बहस में ये सारी चीजें होती हैं। कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति पे भी उसके पास अधिकार होता है। अगर कानून की अस्वीकृति दे दी, अगर विधायिका ने, लोकसभा ने दे दी है अगर, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार अल्पमत में है। लोकसभा में अगर ये हो गया, राज्यसभा में अगर ये होता है तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो बिल पारित नहीं होगा, जिससे जो है सरकार यानी कार्यपालिका पे नियंत्रण हो जाएगा और कार्यपालिका जो है निरंकुश शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से जो है वित्तीय नियंत्रण पे जो है अधिकार हो जाता है किसका? लोकसभा का। लोकसभा जब वित्तीय नियंत्रण रखती है तो उससे भी कार्यपालिका सीमित अधिकारों के साथ आगे बढ़ती है। ठीक है। यानी अगर जी बहुमत सर जी। नहीं है, बहुमत नहीं है तो फिर वो बहुत चौकन्नी हो जाएगी। अगर पूर्ण बहुमत है तो वो अलग चीज है। इसी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोकसभा ने अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, तो इसका सीधा सा मतलब है, अविश्वास प्रस्ताव आ भी गया ना, तो लोकसभा के लिए मतलब कार्यपालिका के लिए थोड़ी चुनौती उत्पन्न हो जाती है, उसके लिए परेशानी तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो उसे फिर पारित कराना पड़ेगा विश्वास प्रस्ताव। क्लियर है? ठीक है। जी अब नियंत्रण के Yes, संदर्भ sir. में क्या चुनौतियां हैं कार्यपालिका पर? अगर कार्यपालिका पर हम लोकसभा मतलब विधायिका की नियंत्रण की बात करें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेंस का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो ये चीज हमारे लिए एकदम क्लियर रहेगा कि ये पूरा का पूरा मेंस का पार्ट होता है, क्योंकि विधायिका के पास जो है यस समय सर। कम होता है। ठीक है। और अभी जो देखने को मिल रहा है कि बहस में सदस्यों की रुचि नहीं है, क्योंकि वो जो है दल के प्रति ज्यादा जवाबदेह होने लगे हैं। ठीक है। जी। कई बार। और बिल्कुल। हाँ, और बताओ। संसदों के पास वो विशेषज्ञता का अभाव भी होता है। बिल्कुल। नियंत्रण की चुनौती के पीछे जो है हम ये कह सकते हैं कि जो सांसद होते हैं यानी विधायक मतलब होते हैं, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा की बात करें वहां पे विधायक टर्म ले रहे हैं, तो विधि विधि निर्माण के लिए जो सदस्य होते हैं वहां पे, वो उनके पास जो कई बार विशेषज्ञता नहीं होती है, तो वो भी एक समस्या बन रही है। गणपूर्ति का अभाव और मैंने कभी यहाँ पे रखा है। तो नियंत्रण, अगर मान लो कि गणपूर्ति ही नहीं हो रही और किसी विशेष मुद्दे पे जो है चर्चा करनी थी, तो वो उस दिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस दिन विधायिका कार्य में कार्यरत नहीं मानी जाएगी। ठीक है। तो ऐसा देखने को मिला है कि 543 सदस्यों की हमारी लोकसभा में कई बार 300 से भी कम सदस्य देखने को मिलते हैं, यानी कि लगभग जो है आधे के आसपास ही उपलब्ध रहते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिला है अगर विप जारी नहीं है तो ये जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे द्वारा चुने गए सदस्यों के लापरवाही को भी दिखाता है, और इससे कार्यपालिका को एक फायदा मिल जाता है कि वो नियंत्रण उसके ऊपर से कम हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष के भी दल के सदस्य वहां पे नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है। यस सर सर। कभी अब कभी तो विधेयक ऐसे समय में लाया जाता है जब समय ही ना होता, समय ना हाँ, होता, 2-3 दिन का समय हो, गिलोटीन बिल्कुल। हो जाता। दो चीजें होती हैं कि वोटिंग के इस लास्ट समय में जब सदस्यों की संख्या कम हो, तो सरकार भी इस चीज को देखती है कि सदस्यों की संख्या किस दिन कम रहने वाली है, उसके हिसाब से वो कर लेती है। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कई बार होता है क्या कि विपक्षी दल जो है सीधे जो है अगर कहें तो सभा का बहिष्कार कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि चूंकि हमें पता है कि सरकार के पास यानी कि सदन की कार्यवाही के लिए और सिंपल सा होता है प्रावधान कि जो है कम से कम जो है कोरम पूरा हो, कोरम पूरा होने के बाद जो है उपलब्ध सदस्यों में से बहुमत से वो बिल पारित हो जाए। अब जब विपक्ष जी सर। बहिष्करण करता है यानी बाहर चला जाता है, तो क्या होता है कि वो बाहर चले गए, यानी कि वो अनुपस्थित हो गए, सदन में नहीं है। सदन में नहीं होने का मतलब है कि अब जो है पूरा का पूरा बहुमत किसके पास हो गया? वो लोकसभा में
जो है अगर कहें तो कार्यपालिका यानी कि जो है बहुमत वाले दल के पास यानी सरकार के पास हो जाता है और सरकार जो है इजीली उस बिल को पारित करा लेती है। तो इससे भी नियंत्रण कम हो जाता है। क्लियर? जी सर जी। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें संसदीय समितियों की, तो संसदीय समितियों, सर सर हाँ, सर संसदीय समितियों तक यहाँ तक सर ज्यादा लोड हो जाएगा अब। ओके, आज रहने दे फिर। सर आज काफी कुछ हो गया है, तो दिमाग में इतनी चीजें चल रही है तो मेंटल भी थकने आ गया। हाँ, ठीक है। पर ये खुशी हुई कि सर कि इतनी चीजें याद है और पता है। नहीं आज सर हाँ